Okay, so let me get your views on this first before we move. So anyone has any views on this mock? How did you find it? You found it easy, moderate, difficult, weird, part okay? Anyone? No views? Okay. मॉर्निंग सर। तो देखो मेरे ख्याल से ये जो मॉक थी, इसको मैं उसको वियर्ड की कैटेगरी में डालूंगा। वियर्ड की कैटेगरी में क्यों डालूंगा? क्योंकि कुछ कुछ तो ठीक था इसमें, कुछ कुछ लॉजिकल था, कुछ कुछ लेकिन वाज नॉट रियली वेरी लॉजिकल, एंड आई एक्सप्लेन एज वी गो अलोंग कि वो क्या क्या चीजें थी। और इसको इस तरह की मॉक है तो हमें क्या करना चाहिए ये भी डिस्कस। ओके, तनुज हैज अ पॉइंट हियर, बोलिए तनुज। Sir, I felt कि specifically in VA they twisted the para summary वाला part. I mean थोड़ा उन्होंने उसको mold करके present किया, and so sir that was new for me. Like वो थोड़ा सा मतलब it took a bit of time for me to understand कि okay how to deal with that. But then what I felt कि sir इसमें आरसी वाला सर मतलब I तो sir missed the fourth RC. It was the easiest, so which I later on realized कि I should have done that. But apart from that थोड़ा इन्होंने सर जो fourth one था जिसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। apart from that सर थोड़ा tweak करके present किया था इन्होंने, तो मतलब I don't know what was ठीक है, there. I mean ओके फाइन। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप जो देखो ये पैरा समरी जो थे ना, वो पैरा समरी नहीं थी, वो क्रिटिकल रीजनिंग थी। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो हम करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हमें कहना चाहिए कि क्रिटिकल रीजनिंग टुक मी by surprise, because yes, it was not para summary but it was a critical reasoning question, simple था। we evaluating the argument, ये critical reasoning में आता है। तो critical reasoning के question तो हम करते रहते हैं यार। we do much more difficult question than what they gave. Okay, these questions were not at all difficult, and I'll tell you why they were not difficult. So VA was easy. Okay, if you ask me, VA के पैरा जंबल्स भी इस बार easy बने थे, और ऑड वन आउट में एक थोड़ा सा ट्रिकियर था, एक जो मार्टिनी के ऊपर था, दूसरा वाला इजी था। ओके, तो अभी हम बात करेंगे डिटेल में। अब जो मैं इसको वियर्ड बोल रहा हूँ वो क्यों बोल, क्योंकि इसमें जो पैसेजेस थे, पैसेजेस ऐसे नहीं थे कि समझ नहीं आने वाले थे। पैसेजेस वर ऑल इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू मीन आस्क मी। पैसेज में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस। तो आदित्य इज वेरी राइट व्हेन ही सेज दैट ऑप्शंस वर वेरी डाइसी, इन द सेंस कि एक मैं आपको एक दो क्वेश्चन तो ऐसे बताऊंगा जिसमें लगेगा कि आपको, और लगेगा ही नहीं, बल्कि आई टेल यू ऑल्सो कि तीन या चारों ही ऑप्शन सही हो सकते थे। ओके, आई शो यू दैट ऑल्सो, ऐसे भी बने हुए क्वेश्चन जो कि टोटली इलॉजिकल। तो ऐसा नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, इस तरह की भी जो मॉक्स होती है उसमें भी हमें निकालने आने चाहिए कि अगर हम अपने 10-12 क्वेश्चन उसमें से निकाल ले तो ओके। वीए को तो मैं मतलब इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा। अब चलो, बिफोर वी रन अवे विद ourselves, let's first go do first things first and just look at our परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया परफॉर्मेंस फर्स्ट। पहले ये देख लेते हैं। तो 13,000 लोगों ने दी थी लास्ट टाइम भी, 13,400 लोगों ने दी थी। इस बार 200-250 लोग कम हो गए। सो 13,176 लोगों ने दी थी इसको, और टॉप स्कोर 58। लास्ट ईयर से लास्ट टाइम 61 था, लेकिन एक फर्क है कि लास्ट टाइम 99 परसेंटाइल जो था वो 33 मार्क्स के ऊपर था। इस बार 99 परसेंटाइल जो है वो आप समझिए कि वो यहाँ कहीं बैठेगा। ओके, बिकॉज 150 पे नहीं बैठेगा, 150 पे 99 से ऊपर हो जाएगा। तो 130 रैंक करीब जो आएगी वो आपको समझो 40-41, तो 40 मान लेते हैं रफली, चलो 40-41 की। तो 40 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल इज वेरी वेरी गुड। लास्ट टाइम जो भी 33 पे था, दैट मीन्स लास्ट मॉक पीपल फाउंड मोर डिफिकल्ट, एंड जस्टिफाइबली सो, बिकॉज उसमें हमने देखा था कि पैसेजेस ही समझ नहीं आ रहे थे, दो तीन तो इस तरीके पैसेज थे। तो इसमें पैसेज समझ में आ गए, लेकिन क्वेश्चन टेढ़े थे। ये उसमें आप स्कोर कर सकते थे। और पहला पैसेज जो था वो काफी अच्छा पैसेज था, करने लायक था, और चारों क्वेश्चन उसमें करेक्ट होने के भी काफी प्रोबेबिलिटी थी। तो अगर किसी ने ये ढंग से किया होता और पहले पैसेज को ठीक से किया होता तो आप 95 के तो 97 पे पहुंच जाते। ठीक है, तो 99 पे हम देखेंगे 40 स्कोर हो रहा है। फिर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे करीब 98 परसेंटाइल आ जाएगा, 35 के आसपास 98 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, एंड देन वी गो टू 400 रफली, जहाँ पे 33 पे आपको 97 परसेंटाइल आ जाएगा।
और फिर उसके बाद में आप जाएंगे 650, 30 मार्क्स के ऊपर आपका 95 परसेंटाइल आ जाएगा, राइट। एंड देन एज यू गो अलोंग आपका 780, 828 पे 94 आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड 1300 रफली 25 के ऊपर आपका 90 परसेंटाइल, ठीक है। एंड देन कट ऑफ अल्टीमेटली दे सेड वाज 21 आई थिंक, राइट, कट ऑफ डिक्लेयर वाज 21। तो कट ऑफ जो 85 परसेंटाइल बताते हैं तो वो आपका यहाँ पे आ गया 2000, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस थिंग लुक। इसमें किसी को कोई डाउट इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बिफोर वी गेट इनटू द निटी ग्रिटीज? नाउ as I've been saying कि it is always better to go to BA first unless you have a very strong justification for not doing that, so there is no compulsion, but BA करने में क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। तो हम BA पे आ गए, ठीक है, एंड आई पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज तो अब इसमें एक दो चेंजेस कर दिए इस मॉक में इन्होंने पैरा कंप्लीशन नहीं दिया और इन्होंने पैरा समरी नहीं दी। नाउ दिस इटसेल्फ इज द कार्डिनल सिन इफ यू आस्क मी, बिकॉज अ मॉक डजंट रिमेन अ मॉक इफ इट इज नॉट ट्रू टू द एक्चुअल कैट। तो अगर किसी भी मॉक को अगर मैं देखूं कि हाउ मच इट एक्चुअली इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल कैट, तो देखो कोई भी जो मॉक होती है, चाहे वो IMS की हो, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो CL की, ठीक है। तो अब हाउ डू आई से दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? So don't go by just the difficulty level. Okay, go by the logic. Go by what is reasonable. Okay, go by the spread of questions. कि किस तरह का स्प्रेड ऑफ क्वेश्चंस है, क्या इजी क्वेश्चन भी है उसमें, क्या मॉडरेट भी है, क्या डिफिकल्ट भी है। अगर कोई किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसी मॉक बना दी जिसमें सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, वो बोलेगी हमारी मॉक कैट की जैसी है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ओके, बिकॉज कैट का भी अगर आप PRC देखेंगे तो उसमें आपको इजी क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे, और कोई सा भी सेक्शन हो वो, चाहे वो QA हो, चाहे वो DILR हो, इवन DILR में भी चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो, एक सेट जरूर ऐसा मिलेगा आपको जो कि आप कर सकते हो अगर आपने ठीक ठाक लेवल से पढ़ाई की हो। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर किसी को जस्ट एक अनडूएबल बना देने से कोई कहता है कि हमारा मॉक जो है वो कैट के जैसा हो गया, तो वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको क्वेश्चन का स्प्रेड कैसा है, क्वेश्चन के एरियाज का स्प्रेड क्या है। अब अगर एक लेट्स से क्वांटिटेटिव QA का कोई टेस्ट देता है और जिसमें भले वो इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट डिफिकल्ट, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन उठा के एल्जेब्रा से या मॉडर्न मैथ से या ज्योमेट्री से देता है, अरिथमेटिक जिसका रिप्रेजेंटेशन कैट के अंदर ऑलमोस्ट 50% रहता है। अगर आप पिछले 6 साल की पेपर उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% कम फ्रॉम अरिथमेटिक। अगर वो अरिथमेटिक का शेयर किसी भी मॉक में 50% की जगह चलो ±5% इज ओके, कि आपने 45% दे दिया, 55% दे दिया, हद से ज्यादा मैं कहता हूँ इवन 40% दे दिया। लेकिन अगर आपने किसी मॉक में 22 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन अरिथमेटिक के दे दिए और आप कह रहे हो कि ये मॉक है, तो वो आप मॉक नहीं है, मॉकरी है, वो झूठ है। ओके, बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल कैट। ओके, हाँ, तो जैसे प्रिंस कह रहे हैं उतना भी नहीं देते, तो उतना भी नहीं देते, तो फिर किस मुंह से आप अपने आप को मॉक बोलते हो ये बताओ। अगर अगर मेरे पास में एक एवरेज, अब मेरे पास में 6 साल का, देखो 6 साल का डेटा हमारे पास में डोमेन में, पब्लिक डोमेन में है। ओके, कैट ने 2017 से 2017 से 2022 ऑल दीज पेपर्स अलोंग विद द सॉल्यूशन, पहले तो वो सॉल्यूशन भी, पेपर तो छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, वो मतलब आंसर छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं देते थे, लेकिन 17 ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड गिविंग द क्वेश्चन पेपर एंड आल्सो द ऑफिशियल आंसर्स, ठीक है, वो डिक्लेयर करते हैं। तो आपके पास में 6 साल का डेटा है, 6 साल का डेटा इज सिग्निफिकेंट इनफ टू गेट सम मार्कर्स। तो आपको ये देखना चाहिए इसमें कि अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन है, अगर क्वांट की बात करें तो एल्जेब्रा के कितने क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन है, और बाकी के एरियाज जो बच गए, मिसलेनियस हो गए जो, उसके कितने क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पाएंगे कि 50 से 55% का शेयर अरिथमेटिक का रहा और ऑन एवरेज, और इसको भी फिर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, यू कैन फर्दर ब्रेक इट डाउन इनटू टॉपिक वाइज, PPL के कितने होते हैं, RPB के कितने होते हैं, और SICI के कितने होते हैं, टाइम स्पीड के कितने होते हैं, यू कैन डू दैट एंड देन सी। ओके, कि जो, तो चलो मैं उस लेवल पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, आई एम ओनली गोइंग एट दिस लेवल। अगर कोई मॉक के अंदर वो अरिथमेटिक के, अगर हम जो 22 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन देता है और वो कहता है कि ये मेरी मॉक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दैट फेलो इज सिंपली fooling himself and everybody else. He owes a public apology because that is not a mock, because the mock should be representative ना। आप अगर आज कोई भी एग्जाम होती है उसकी मॉक जब दोगे तो उसकी मॉक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है कि डिफिकल्टी लेवल एक तरफ है, स्प्रेड ऑफ क्वेश्चन दूसरा तरफ है। तो अब आपने यहाँ पे इस वाली मॉक में आपने 5 क्वेश्चन उठा के 24 में से ऐसे दे दिए जो कि कैट में नहीं आए थे पिछले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इटसेल्फ नॉट रिप्रेजेंटेटिव।
चलो ठीक है, कोई कह सकता है कि वैसे तो लास्ट टाइम कैट में भी सरप्राइज हो गया था, उन्होंने पैरा कंप्लीशन दे दिया था, ठीक है 2 क्वेश्चन दिए थे ना, बाकी के 22 क्वेश्चन तो सेम रखे थे उन्होंने, ऐसा तो नहीं किया। तो एज आई एम सेइंग कि +-5%, 10% तो ठीक है, बट यू कांट टिंकर विद इट +-50% एंड स्टिल कॉल इट अ मॉक। ओके, तो ये आपको कोई भी, चाहे आप IMS की दे रहे हो चाहे आप CL की दे रहे हो, सभी में देख सकते हो। तो अब ये क्यों करते हैं, तो ये बता दूं, क्योंकि ये सिंपल साफ शब्दों में दे आर लेजी पीपल। ओके, दे आर, जिसको स्लॉथफुल कह सकते हो आप। ये इनके लिए बड़ा आसान है, पुराने मॉक उठाई, पुरानी मॉक्स में से उठा के क्वेश्चन डाल दिए, तो उसको ना तो क्वेश्चन बनाने पड़े ना उसको एक्सप्लेनेशन बनाना पड़े। तो दैट्स द इजी वे आउट फॉर देम, दैट इज व्हाट दे हैव डन। ठीक है, पुरानी मॉक्स में से उठा के डाल देते हैं, नए क्वेश्चन बनते नहीं उनसे। सो माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज दैट कि कई लोग जो मॉक को लेके इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर मतलब दे स्टार्ट रियली, उनका इमोशनल वो काफी स्टेट हिल जाता है, तो आपको ना करें ऐसे। ठीक है, चलिए एनीवे, सो इनफ ज्ञान ऑन दिस, लेट्स टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि some investigative and enterprise jobs are indeed off limit to degree less। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि going to university is supposed to be a mind broadening experience। ठीक है, that assertion is presumably made in contradistinction to training for work which might not be so stimulating। तो यूनिवर्सिटी जाने से माइंड ब्रॉड हो जाता है, लेकिन काम पे सीधे ट्रेनिंग पे चले जाने से स्टिमुलेटिंग नहीं होता। ठीक है, नाउ अब इसमें कहाँ पे आएंगे हम, क्या 5 पे आ जाएंगे। दोज हु हैव बीन टू यूनिवर्सिटी डू इंडीड सीम टू लीव ब्रॉडर, तो ये इसी को कंटिन्यू कर रहा है, एंड मोर इंक्वायरिंग माइंड्स। However, recent reports suggest it was not the case that university broadened minds, rather work seemed to narrow them। तो यहाँ पे broadening the mind और narrowing the mind की बात हो रही है कि mind broadening होती है यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आप काम करने चले जाते हो उसकी ट्रेनिंग जो होती है तो वो आपका माइंड ब्रॉडनिंग नहीं होता। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, हाउ माइंड ब्रॉडनिंग वाली बात नहीं है, माइंड तो आपका वही रहता है, लेकिन काम यूनिवर्सिटी जाने से, लेकिन जो काम करने लगते हो तो माइंड नैरो हो जाता है। ओके, तो इस तरह से दिया है। अब ये वाला जो सेंटेंस है, some investigative and enterprising jobs such as scientific research are indeed off limits to the degree-less। This is a very different idea। okay, यहाँ पे बात हो रही है माइंड ब्रॉडनिंग की या माइंड बीइंग कंस्ट्रेन्ड। तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स आउट लाइक अ सोर थंब एंड इट इज द ऑड वन आउट। तो ये इजी क्वेश्चन था, आई वुड से। कोई इसके ऊपर किसी का कोई टिप्पणी, इजी था कि नहीं था? ये पकड़ा आप लोगों ने इसको, इस क्वेश्चन को? ऑर्डर हो जाएगा इसमें, देखिए 3 के बाद हम, सॉरी 4 के बाद हम 3 पे चले जाएंगे, फिर 5 पे और फिर 2 पे चले जाएंगे। क्योंकि पहले बोल रहा है कि गोइंग टू यूनिवर्सिटी माइंड ब्रॉडनिंग, फिर ये उसका बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन बना रहा है कि ट्रेनिंग फॉर वर्क स्टेट आफ्टर स्कूल से माइंड ब्रॉड नहीं होता है, और जो लोग यूनिवर्सिटी गए वो वाकई कह रहे हैं कि हमारा ब्रॉडर और इंक्वायरिंग माइंड हो गया। लेकिन रिसर्च कह रही है अभी कि नहीं, माइंड ब्रॉडनिंग नहीं होती, बल्कि काम करने से माइंड नैरो हो जाता है। So therefore it gives a relative history। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, तो आई होप यू गॉट दिस करेक्ट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो था, मतलब ये एक CR का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड। तो CSR और सस्टेनेबल इज अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट सेल्फ रेगुलेशन integrated into a business model। CSR aims to embrace responsibility for corporate action, blah blah blah, पूरा बताया इसमें। According to a recent study, 25 companies in Estonia have been actively engaged in this and yet very profitable। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि CSR जो कंपनियां करती हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं। आप एक CSR में भी एंगेज कर सकते हो और प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो, because they are their total systems of belief and proactive। These companies are philanthropic, punish corrupt director, follow stringent this and have vigorous affirmative action। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है, पहले तो CSR के बारे में बताया, फिर ये बताया कि ये कंट्री है एस्टोनिया, यहाँ पे 25 कंपनी है जो कि CSR में बहुत ही अच्छे से जो एग्जीक्यूट करती हैं उसको, एंड येट दे आर वेरी प्रॉफिटेबल। तो इससे हम क्या इंफर करेंगे? इंफर इज मस्ट बी ट्रू in Estonia, following a belief system of social responsibility helps to make a corporation very profitable, and a philanthropist is concerned about the profitability of the company। अब देखिए इसमें क्या इशू है बताइए? Can anyone tell me what are the problems? This is the wrong answer, and what are the problems with this answer? सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी वजह से कम कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबल नहीं है। ये गलत है ना, दैट्स व्हाट यू से। कॉज एंड इफेक्ट, वेरी गुड। यस सर। यहाँ पे ये बता दिया है कि बिकॉज इट फॉलोज CSR देयरफॉर इट इज प्रॉफिटेबल, जबकि अभी हमने एक फ्लॉ पढ़ा हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग में, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन, राइट? तो कोरिलेशन की कंपनी CSR में भी एक्टिवली एंगेज है और प्रॉफिटेबल भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वन थिंग इज लेड टू द अदर। Okay, it is not that one is the cause and the other is the effect। Therefore, this is a big problem with this particular
ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा कि फिलैंथ्रोपिस्ट इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कहीं भी नहीं बताया कि फिलैंथ्रोपिस्ट इज ये भी इसमें झूठ बोला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसको हटाएं। It is possible for a corporation in Estonia that follows the system of social responsibility to be very profitable. Yes, ये तो बिल्कुल 100% इन्फर कर सकते हैं ना। 25 एग्जांपल दे दिए उसने देखो, उसने अपने आप को किस तरीके से बचाया भी है। उसने ये नहीं बोला है कि इट इज सर्टन, क्योंकि उसने 25 बोले हैं। अगर देखो जितनी कंपनियां यहाँ पे होती एस्टोनिया में, अगर सारी की सारी CSR भी होती और प्रॉफिटेबल भी होती, तो आप कह सकते हो कि इट इज सर्टन दैट एनी कंपनी इन एस्टोनिया दैट फॉलो CSR विल बी प्रॉफिटेबल। बट they have just given example of 25 companies. Therefore, they are trying to suggest that it is possible कि आप CSR भी follow करो और profitable भी हो, दोनों चीजें साथ साथ में हो सकती हैं। These are not counterproductive. Therefore, this definitely can be inferred. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो infer नहीं कर सकते। Corporations that are very profitable tend to give generously, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि they give generously to charity, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि जो profitable होती है वो generously देती है और बाकी लोग नहीं देते हैं, all of that. Corporations that are philanthropic also tend to punish corporate director, corrupt director must be doing so because of, देखो must be doing so, ये सब हमें क्या करना है इसमें से, हम कैसे इंफर कर सकते हैं why they are doing it? They are doing it CSR, they are following there, okay, because of their belief systems of belief and proactive actions, ठीक है, फाइन। तो इनका जो सिस्टम ऑफ बिलीफ है, इनका जो प्रोएक्टिव एक्शन, तो ये अपने आप को उसको पनिश करती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो तो मिस हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी वाला। इसमें कहीं पे भी ये तो नहीं बताया कि ये जो कॉर्पोरेशन हैं ये प्रॉफिटेबल भी है, ओके। उसका मेन पॉइंट बताने का यही था कि आप दोनों चीजें एक साथ रख सकते हो, ओके। तो ये गलत है और करेक्ट आंसर इसमें बी। सो आई होप कि दिस इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ओके। आई वुड नॉट इवन कॉल इट बिग मॉडरेट, दिस वाज आल्सो अ डूएबल क्वेश्चन। एनी डाउट, एनी पॉइंट ऑन दिस? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, इफ यू आस्क मी, दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, ओके, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ओके। वन फॉर वन डेफिनेटली आई वुड से कि देखो, जो चीज अच्छी होती है उसको मैं अच्छा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज को मैं खराब बोलता हूँ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें आप देखो कि हम अगर एक नॉर्मल जैसे सोचते हैं कि ओके, मोस्ट हिस्ट्रीज ऑफ मार्टिनी लोकेट इट्स ओरिजिन इन गोल्ड रश इन कैलिफोर्निया, ओके। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि मार्टिनी की हिस्ट्री बताई गई है, ओके। मार्टिनी इज अ फेवरेट ड्रिंक ऑफ जेम्स बॉन्ड, इफ यू रिमेंबर। जिन्होंने जो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखते हैं वो वोडका मार्टिनी शेकन नॉट स्टर्ड बोलता है, तो ठीक है। नाउ एविडेंस इंडिकेट्स मार्टिनी एक्चुअली केम फ्रॉम, नॉट फ्रॉम जेंटलमैन क्लब बट फ्रॉम अ रफ एंड टम्बल साइड ऑफ अमेरिका। तो ये भी ओरिजिन ऑफ मार्टिनी की बात करता है, ठीक है। ये भी ओरिजिन की मार्टिनी की बात करता है। A sleek and powerful race car of a drink took its place. तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है इसकी बात। Another account holds that the Italian immigrant invented the drink at Knickerbocker Hotel in New York City before. अब ये भी लग रहा है हमें कि ये भी ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है। As the recipe spread via word of mouth through California, it lost the S. तो यहाँ पे मार्टिनेज बोल रहा है और यहाँ पे S, तो ये तो देखो ये दोनों लिंक 1 और 5 आर अ मैंडेटरी पेयर, ओके। नाउ वेयर वुड बी फिट इन रेस्ट? सो सपोज करो कि अब हमने कहा कि चलो मोस्ट हिस्ट्री ऑफ मार्टिनी लोकेट इट्स ओरिजिन इन गोल्ड रश कैलिफोर्निया एंड एज द रेसिपी स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ इट लॉस्ट द EZ एज वेल, फाइन। अब कहाँ जाएंगे हम? अब हमें यहाँ पे मिल गया अ स्लीक एंड पावरफुल रेस कार ऑफ अ ड्रिंक टुक इट्स प्लेस, क्योंकि ये बोल रहा है इट लॉस्ट इट्स EZ एज वेल एज डिस्ट्रैक्टिंग स्वीट लिक्योर एंड अ स्वीट स्लीक कार और पावरफुल रेस कार ऑफ अ ड्रिंक हो गई। मतलब ये स्वीट वगैरह इसकी स्वीटनेस खत्म हो गई, जो डिस्ट्रैक्टिंग टेस्ट था, एक बड़ी स्लीक और एक पावरफुल ड्रिंक उसकी जगह आ गई। तो ये 1, 5 और 3 हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब बात ये है कि 4, अनदर अकाउंट होल्ड्स दैट इटालियन इमिग्रेंट bartender invented the drink at Knickerbocker Hotel in New York City before World War I. तो अब ये बोल रहा है कि बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड रश कैलिफोर्निया। तो अब ये एंड में अगर आएगा तो डज इट मेक सेंस इफ वी पुट दिस इन द एंड, or it makes more sense if we put 2 in the beginning? Evidence indicates that Martini actually came not from gentlemen's clubs but from a rough and tumble side of America, or rough and tumble side of America is given in this gold rush California, especially in the town of Martinez, where a concussion of this was known as this, which was supposed to taste. So this is this, or we go to 4 because इसके अलावा और कोई बन नहीं सकता इसमें।
कि अगर हम सोचे कि 1 के बाद में अगर हम 4 लगा दें, ठीक है, 1 के बाद 4 लगा दिया कि मोस्ट मार्टिनीज यहाँ पे आ गया, फिर अनदर अकाउंट और फिर एविडेंस, तो फिर आप 3 और उसमें से कब आएगा, कौन सा आएगा? सो इसलिए आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन वी फाइंड दैट दिस 4 कैन बी रिमूव एंड वी कैन गो विद 2153. So that was the beauty of this. नहीं 1532 ये 232 नहीं 2 स्टार्ट में आएगा कि एविडेंस इंडिकेट्स दैट मार्टिनी, ये इसका देखो आपको यहाँ पे इसका जो इंट्रोडक्टरी क्या है कि मार्टिनी केम फ्रॉम वेयर, द ओरिजिन्स ऑफ मार्टिनी. इसको अगर कोई हम देखें तो ओरिजिन्स ऑफ मार्टिनी इज द हेडलाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. ठीक है, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन मोस्ट हिस्ट्रीज ये आएगा बाद में. This would come later in the end. Okay, sometime maybe another account would come later, next paragraph or somewhere. But यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ये EZ निकला और उसकी जगह पे ये आया. तो डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोलूंगा मैं इसको, है लेकिन अच्छा क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. यस, in this question you see the link first and then interpret question. हाँ ठीक है, करेक्ट. ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है. इसमें we should get this correct. One way to overcome this barrier, तो कौन सा बैरियर है, राइट? तो बैरियर ये जो दिया हुआ है थाईलैंड और फिलीपींस. तो बेसिकली इसमें इशू ये कि थाईलैंड और फिलीपींस में फर्क क्या है. तो विमेन प्ले एन एक्टिव रोल इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन थाईलैंड एंड फिलीपींस, लेकिन इंडोनेशिया और म्यांमार में ये मेन की टेरिटरी है. तो थाईलैंड और फिलीपींस में विमेन प्ले एन एक्टिव रोल इन एग्रीकल्चर, लेकिन इंडोनेशिया और म्यांमार में इट इज मेन. तो अब डिफरेंसेस कहां से आते हैं? डिफरेंसेस कम फ्रॉम वेयर? द डिफरेंसेस स्टेम फ्रॉम वेरिंग इन सोशियो पॉलिटिकल वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन और फैमिली सिस्टम्स, राइट? तो वो क्या है, वो क्या डिफरेंसेस? तो वो आपके डिफरेंसेस आपके ये हैं कि थाईलैंड एंड फिलीपींस आर मैट्रिलिनियर सोसाइटीज, व्हेयर इंडोनेशिया हैज अ लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन वेयर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन डिस्करेज मेन विद वुमेन इंटरेक्शन. तो ये जो सेकंड में बताया इसमें सोशियो पॉलिटिकल वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन, ये एक्सप्लेन करा गया है 4 में जाके. तो 1, 3, 4 एंड देन वन वे टू ओवरकम दिस बैरियर इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का जो बैरियर है एंड अलाउ वुमेन मोर एक्सेस is to increase the proportion of female agricultural extension officials. So 1, 3, 4, 2 becomes our problem. So I hope कि ये क्वेश्चन हमसे हो गया था and this was not a very difficult. इसमें कोई डाउट? I hope not. ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक है. इसमें हम स्टार्ट कर देंगे. When watching Kobe Bryant, you often see a spitting image of Michael Jordan. So we start with this. अब ये क्यों है ऐसा? Why are we saying this? That while watching this we see a spitting image. Their offensive games are eerily similar in makeup, sometimes right down to the number of dribbles they would take before a particular shot. तो ये there जो है, ये there refers to Kobe and Michael Jordan put together. तो 4-2 पे आ गए हैं, ठीक है. Then recognizing Kobe, अब हमारे पास 2 सेंटेंस बचे. As a worthy adversary attests to Jordan's respect for the man who is often called the Black Mamba. It's also not a subtle way of MJ saying that. So also, ठीक है, it's also is a clue here कि 3 इसके बाद में नहीं आ सकता है, okay, because यहाँ पे 2 के बाद में there is nothing that justifies this also here. Whereas if you look at 1, recognizing Kobe as a worthy adversary attests to Jordan's respect. It is also in a not so subtle way. That means कि एक तो ये अपने उसको वर्दी एडवर्सरी बोल रहा है और दूसरा he is also saying in not so subtle way that his moves are so effective that not even he himself can defend it. So 4, 2, 1, 3, ठीक है. तो इसमें आपको डाउट सिर्फ 4, 2, 3, 1 हो सकता था मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी ये ऑल्सो ने उसको रूल आउट कर दिया. सो आई होप वी गॉट दिस करेक्ट. ऑलराइट, अगेन अनदर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन. यस, अनुष्का हैज अ क्वेश्चन हियर, बोलिए. सर लास्ट क्वेश्चन में आप एक बार मतलब उसकी स्टोरी लाइन समझा सकते हैं? उसमें बात क्या हुई? मुझे वो टॉपिक नहीं समझ आया. अच्छा. देखो, आपने इन दोनों के नाम सुने क्या? सर ये जो कोबे, ये दोनों नहीं बास्केटबॉल, देखो दोनों बहुत बड़े बास्केटबॉल लेजेंड्स, ठीक है. माइकल जॉर्डन जो है ये एक बहुत मतलब ये सीनियर है. कोबे ब्रायंट जो था वो बाद में आया.
तो माइकल जॉर्डन, मैजिक जॉनसन, कोबे ब्रायंट, ये सब जो है ये अमेरिका के लेजेंड्स हैं बास्केटबॉल के, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोबे ब्रायंट जो था, जैसे अगर कोई कहे कि भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को कंपेयर करें, तो आप समझ लीजिए कि कोबे ब्रायंट विराट कोहली है और माइकल जॉर्डन सचिन तेंदुलकर। तो हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन वाचिंग विराट कोहली वी ऑफन सी अ स्पिटिंग इमेज ऑफ सचिन तेंदुलकर। क्यों है वो बताया यहाँ पे कि देयर ऑफेंसिव गेम्स आर eerily सिमिलर इन मेकअप, समटाइम्स राइट डाउन टू द नंबर ऑफ राइट डाउन टू द टाइप ऑफ शॉट्स दे वुड प्ले टू अ पर्टिकुलर बॉल। अगर क्रिकेट की एनालॉजी बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 4 और 2 तो आपका समझ में आ गया। अब वन में ये कह रहा है कि अब नाउ रिकॉग्नाइजिंग कोबे एज अ वर्दी एडवर्सरी। अब सचिन कह रहे हैं कि भाई देखो यार, विराट जो भी है इज अ वर्दी एडवर्सरी, मतलब अगर मेरे सामने की टीम में होगा तो मतलब मुझे उससे काफी आई वुड बी नीड टू बी केयरफुल ऑफ हिम, तो बिकॉज ही हैज दैट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी सटल वे ऑफ सचिन सेइंग दैट वो इतना इफेक्टिव है, उसकी मूव इतने इफेक्टिव है दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट डिफेंड। मतलब वो उसकी बैटिंग इतनी अच्छी है, अगर वो भी उसको बॉलिंग करेगा तो वो भी पिट जाएगा इस तरह से। एंड ही फॉर दैट ही रिलीशेस दैट लुकिंग इन अ मिरर। सी, इस थर्ड सेंटेंस का मतलब ये है कि ये एक तरह से बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहा है कि उसकी मूव्स इतनी इफेक्टिव है कि मैं भी कई बार उसको डिफेंड ना कर पाऊँ, ठीक है। और इसको मतलब व्हेन आई सी कोबे देन आई फील एज इफ आई एम लुकिंग इन अ मिरर एंड आई एंजॉय दैट। दैट मीन्स जैसे अगर कोई टीम, जैसे आप ओपोनेंट को इतना एडमायर करते हो कि आप उसके गेम को जब देख रहे हो इतनी क्लोज से, तो आपको इंजॉय करने लगते हो रादर देन लुकिंग एट इट इन अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। ओके, दैट यू रिलिश एट लुकिंग द मिरर। जनरली आप अगर सामने वाला आपका ओपोनेंट बहुत अच्छा खेल रहा है तो आपको गुस्सा आएगा ना, you will hate that person. But in this case, he's saying that it's almost as if he's saying he loves to look at that mirror कि सामने वाला अगर वो खेल रहा है तो उसको appreciate करने लगता है, इस तरह से बोल। Okay, sir. ठीक है। यस यस। तो ट्रिविया ये है कि उसकी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी कोबे ब्रायंट। उसके वीडियोस हैं 2-3 बड़े इंस्पिरेशनल, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे जाके कोबे ब्रायंट के 2-4 बड़े इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं। ओके, वेयर ही हैज काइंड ऑफ डिस्क्राइब्ड व्हाट मेक्स हिम, how much sacrifices he has made and all of that. Very inspirational videos. Okay. The Cambrian period, part of Paleolithic era, produced the most intense births of evolution. Cambrian explosion saw an diversity, including many, according to many, such as humans belong. What spark isn't clear. It may be that oxygen was in their atmosphere thanks to emissions were at levels needed. It may be that environment became more hospitable with a warming climate and rising sea levels. तो ये कह रहा है कि ये कैम्ब्रियन पीरियड जो था इसमें जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जितने स्पीशीज इसमें फॉर्म हुए, नए नए स्पीशीज आ गए। ओके, देखो तो अब वो क्यों हुआ तो वो क्लियर नहीं है उसको। ओके, लेकिन बहुत सारे जो हैं कहते हैं कि ऑक्सीजन सडनली बढ़ गई एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस से, और एनवायरनमेंट हॉस्पिटेबल हो गया, गलत वार्मिंग क्लाइमेट हो गया, राइजिंग सी लेवल्स, फ्लडिंग लो लाइंग लैंड मासेस टू क्रिएट मरीन हैबिटेट्स आइडियल फॉर स्पॉनिंग न्यू लाइफ फॉर्म्स। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पीरियड में किन किन कंडीशन से लाइफ सडनली इवॉल्व। हाइपोथेसिस हियर, हाइपोथेसिस यहाँ पे नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि कैम्ब्रियन पीरियड में जो इंक्रीजिंग इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एमर्ज हुई, मतलब कैम्ब्रियन पीरियड के पहले इतने स्पीशीज नहीं थे। आफ्टर कैम्ब्रियन पीरियड सो मेनी स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। व्हाट कुड बी द रीजन ही इज एक्सप्लोरिंग। So some of the explanations that are being given is कि ऑक्सीजन बढ़ गई एटमॉस्फेयर में क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो करने वाले साइनोबैक्टीरिया थे ये बेसिकली आ गए हरकत में। तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी ऑक्सीजन आ गई कि उसके कारण मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ पॉसिबल हो गई, और वेज ऑफ लिविंग जो थे वो बिकॉज ऑफ दिस गॉट एनेबल्ड। एंड एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट हॉस्पिटेबल हो गया, मतलब इतनी ठंड जो थी वो कम हो गई, पहले अनबेरेबल ठंड होगी, फिर वार्मिंग क्लाइमेट हो गया, सी लेवल बढ़ गए, तो मरीन एनिमल्स के लिए आइडियल सिचुएशन हो गई नई लाइफ फॉर्म आने के लिए। तो ये बता रहा है कि ये कंडीशन हो सकती है, which would be most important to determine to evaluate the hypothesis that a change in something sparked the burst of evolution. तो अब हमें इसको evaluate करना है कि change in something, तो that something was क्या था, something was oxygen, that something was the rise of this thing or more warming climate and all of that, which is most important to determine, to evaluate the hypothesis. इस hypothesis को evaluate करना है।
कि चेंज के कारण हुआ जो भी हुआ। ओके, हाइपोथेसिस क्या है आपका कि समथिंग चेंज्ड that led to the evolution of so many new life forms. Whether the rate at which new species appeared on the planet was drastically higher than the earlier rate. देखो हमारा ये नहीं है कि क्या ज्यादा स्पीशीज पैदा हो गए और उनकी रेट ऑफ एवोल्यूशन बिकेम हायर. माय हाइपोथेसिस इज व्हाट ट्रिगर्ड. ओके, इसको मुझे इवैल्यूएट करना है कि देयर इज समथिंग दैट ट्रिगर्ड. इट कुड नॉट हैपन एक्सीडेंटली. तो इसलिए ये दिस इज इररिलेवेंट. Whether the new species which appeared were different. See again, whether they were different or same is not a point here. The point here is कि change हुआ था या ये एक sudden quirk of evolution कि just जिसको हम explain नहीं कर सकते, इसलिए इतने सारे लाइफ फॉर्म. जैसे पहले अगर सपोज करो हाइपोथेटिकली 10 लाइफ फॉर्म्स होते, 10 स्पीशीज हो गई, अब पता पड़ा 1000 स्पीशीज हो गए सडनली कैम्ब्रियन पीरियड के बाद. तो ये कैसे हुए? What sparked this change? Was there some factor or it happened on its own? तो ये हमें हाइपोथेसिस ये कि something changed in something triggered. तो which one would help us evaluate? These two are irrelevant to it. Whether there was a drastic change in the atmospheric conditions during that period. Yes. क्या अगर ये हमें बोलता है कोई आदमी कि yes, देखो आपको क्या करना है, which is important to evaluate the hypothesis. Now I have to answer. Okay, suppose the answer to this question is yes. तो मेरा hypothesis evaluate हो जाएगा कि हाँ भाई there was a change in something that triggered this. अगर मैं इसका आंसर करता हूँ no, तो I would say नहीं यार, change in something did not trigger. This is something some quirk of evolution. ये तो एक चांस की बात है, ये तो एक coincidence है. There is nothing in the environment that really helped it go from 10 to 1000. You get the point. इसका आंसर मतलब आपको बेसिकली क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको yes or no अगर दोनों कंडीशन में आप आंसर देके देखो तो you should be able to clearly say that whether whatever hypothesis you are proposing is validated or not. इसको इवैल्यूएट करना मतलब आपको ये बताना है कि हाइपोथेसिस वैलिड है कि नहीं है. तो अगर मेरा आंसर यस है तो भी ये वैलिड है क्योंकि हाँ भाई whether there was a drastic change, yes there was a drastic change. Okay, so my hypothesis is valid that a change in something sparked the burst. But if I say no, there was no change in atmospheric conditions, okay, then my hypothesis is wrong. That change డైలాగ్ లో స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడు हाजी ఆ డైలాగ్ లో बोल रहे हो भाई, कुछ बोल रहे हो? Hello, somebody is saying something. Whether there was a query, I thought you were speaking on the phone or something to somebody else. So कुछ query थी क्या किसी की? चलो ठीक है. तो I hope this is clear that why C is the answer here, or whether life forms thrive better in marine habitat. We are not talking only about marine habitats here. It's a general thing here. It's not as if all the new life evolved in marine habitats. Okay, this was one marine habitats was one of the habitats that that was more amenable to more species. Therefore, this is wrong and C was the correct answer. So I thought ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था क्या? ठीक है, हम क्रिटिकल रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे. इवैल्यूएटिंग दी अभी तक हमने शायद ज्यादा इवैल्यूएटिंग द आर्गुमेंट के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो वी विल मे बी डू अ सेशन ऑन दैट. यस शुभांगी. So the difficulty that I faced is because he's given multiple possibilities, and then in option C he says atmospheric conditions, but we don't know if that atmospheric conditions will involve a change in the oxygen level. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यही सब हो गया ना, ये सब एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही तो है. ये देखो आप अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ एनवायरनमेंट बिकेम मोर हॉस्पिटेबल, ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है क्या? वार्मिंग क्लाइमेट, तो ये तो एक ग्लोबल हो गया. एटमॉस्फेरिक कंडीशन मींस ग्लोबल चेंज, इसमें सब आ गया ये. See, changes in atmosphere means changes in all these things. Don't look at atmosphere means something which is lying above the earth's surface and there only the change. Because आज क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज भी तो एटमॉस्फेरिक चेंज से हो रहा है ना. आप अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एमिशन ऑफ लेट्स से ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है, तो अल्टीमेटली तो एटमॉस्फेयर में जाके वो इम्पैक्ट कर रहा है ना उसको. तो दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन देन कवर एवरीथिंग. मैं आपका डाउट समझ गया मैं. आप ये सोचेंगे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एज एक्सप्लेन द ऑक्सीजन में भी, राइट? Yes sir. देखो आपको क्या करना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे डाउट ना, तो आपको बाकी के ऑप्शंस भी इवैल्यूएट करके देखने चाहिए कि तो मैंने मार्क ए किया था क्योंकि मुझे हाइपोथेसिस का मतलब नहीं समझ में आया, पर जब आपने समझाया तो मुझे सी और डी में काफी कंफ्यूजन हुआ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन थिंग, बट नाउ इट्स मेकिंग सेंस. नहीं देखो इसको तो करके देख लेते हैं. सपोज करो वेदर लाइफ फॉर्म्स थ्राइव बेटर इन मरीन हैबिटेट्स. इफ आई से यस, डज इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन दिस थिंग, माय हाइपोथेसिस दैट चेंज इन समथिंग स्पार्क्ड द बर्स्ट ऑफ एवोल्यूशन? नो, नहीं ना, क्योंकि हम लाइफ फॉर्म्स थ्राइव बेटर नहीं, हम तो नए लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. ओह यस, फॉर्मिंग न्यू लाइफ फॉर्म्स. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थ्राइविंग बेटर और वर्स, है ना. और अगर इसका आंसर नो होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि चेंज नहीं हुआ? नहीं.
तो इसमें यस और नो दोनों कहने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हाइपोथेसिस। Okay, sir. Understood. चलिए, ऑलराइट, तो अब ये वाला देखते हैं, आस्क अ रिसर्चर व्हाट अनॉयज हिम द मोस्ट अबाउट। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते, वी हैव टू स्टार्ट विद 4। आस्क अ रिसर्चर व्हाट अनॉयज हिम मोस्ट अबाउट साइंटिफिक पब्लिशिंग एंड स्लोनेस विल कम नियर द टॉप लिस्ट। तो स्लोनेस है तो अब ऑब्वियसली आप स्लोनेस वाले सेंटेंस पे जाओगे ना इसके बाद में, कि इट टेक्स नियरली 6 months, दिस टेल्स यू, दिस एक्सप्लेन्स दिस स्लोनेस। तो 1 पे चले गए, ऑन एवरेज फॉर अ मैन्युस्क्रिप्ट टू वेंड इट्स वे फ्रॉम the submission to publication, and before a paper is accepted it is often rejected by one or many others। तो rejected, तो reason तो इसी का होगा ना, reason for rejection। okay, it is, देखो क्लियर, कितना क्लियर इसमें लिंक दिया हुआ है, it is often rejected by one or others। now reason for rejection need not be a fatal flaw in the research। जनरली हम सोचते हैं कि रिजेक्ट हो गई मतलब इसके अंदर कोई फ्लॉ होगा, लेकिन it is not that। sometimes the work is simply not splashy enough for outlets high up the pecking order। मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि यार आपने जो भी बना के दिया, it is not splashy, means it is not eye catching or it is not interesting enough for people who are high up in the pecking order, means people who take the decisions। मतलब क्या होता है कि आप जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको क्विकली इवेलुएट करना है अगर, ठीक है, जैसे आप अगर सपोज करो कि somebody is, जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा है, हजारों लोग वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको तो पता ही है, कोई गया तो नहीं है इंडियन आइडल या डांस इंडिया कोई, तो आपको पता है कि कंपटीशन किस तरीके का है। अब आपको जजेस के ऊपर, दीस जजेस आर हाई अप इन द पेकिंग ऑर्डर, दैट मींस दे हैव टू डिसाइड, दे टेक अ डिसीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल सिचुएशन। कोई कहेगा कि फिक्स होते हैं सर ये, तो वो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल कंडीशन वेयर द जजेस आर हाई अप इन द पेकिंग ऑर्डर एंड दे हैव टू डिसाइड। तो अब अगर सपोज करो कि कोई भी आदमी आके कोई परफॉर्मेंस देता है, गाना गाता है या डांस करता है, इट इज नॉट स्प्लैशी इनफ, ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि मे बी द पर्सन हैज गॉट लॉट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस के अंदर या वो जो ऊपर से दिख रहा है, इट इज नॉट स्प्लैशी और इट इज नॉट आई कैचिंग और इंटरेस्टिंग, देन दे विल बी रिजेक्टेड, राइट। तो ये वही कहने की कोशिश कर रहा है कि जरूरी नहीं कि उसकी आपकी जो फेटल फ्लॉ हो रिसर्च में, आप ऐसे भी रिजेक्ट हो सकते हो। But in the process, each journal's editors send the paper for a peer review, appraisal by experts in relevant field, in much the same way that each prospective purchaser of a house commissions his own survey। तो इस तरह से करके ये एंड होता है 4132। इसमें आपको डाउट जरूर हो सकता था 4132, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने 4132 लगा दिया, लगाया था ये, तो उसमें फिर आपको 2 में जो रीजन है, रीजन क्या चाहिए, ओके, दिस रीजन कैन नॉट कम आफ्टर 3, आई मीन इफ एट ऑल यू पुट 3 आफ्टर 2 आफ्टर। हाँ जी, what is but is talking about this process, ये जो प्रोसेस इसमें लगती है, ठीक है, इतने 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने जो लग जाते हैं उसमें each journal's editor send the paper for peer review। ओके, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि sometimes work is not splashy enough, तो इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी peer review के लिए भेज देते हैं, in much the same way as each prospective purchaser of house commissions his own survey। तो इसलिए देखो ये सेंटेंस जो है ये और कहीं आ ही नहीं सकता, ये एंड में आ सकता। ऑलराइट, तो आई होप you got it correct and we go to the end। Alright, researchers, the increase in human size, increase in size, early human ancestors would have much higher energy requirement, 35%, larger body size conferred advantages, ठीक है भाई, thus can be seen as adaptation, this also carried costs। तो अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंसान जब बड़ा हो गया उसका साइज, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली दे हैव टू कंज्यूम मोर कैलोरी, एंड दिस मींस देयर वाज अ चेंज इन डाइटरी पैटर्न्स, right। So researchers hypothesized that this dietary change took the form of greater reliance on animal protein and other high energy food sources। okay, तो नहीं, देखो ये क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सिंपल है इसका आइडिया, बिल्कुल सिंपल है, कि रिसर्चर्स ने ऐसा कहा कि ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे पहले वो छोटे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उनका साइज बढ़ने लगा, ओके, ऐसे बड़े होने लगे, ठीक है ना, 35% हायर बड़े हो गए, ये अर्ली होमिनिन है, एंड ये बाद का एंसेस्टर आ गया। तो अब इनके ब्रेन साइज भी बढ़ रहे हैं देखो, और बॉडी साइज भी बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण इनको काफी एडवांटेजेस होने लगे। क्या एडवांटेज होने लगे वो यहाँ पे लिखे हुए, ability to modify, exploit, create new niches, blah blah, allowed females to carry infants। तो ये सब इतने सारे एडवांटेजेस इसके कारण होने लगे, and they became their adaptation। लेकिन उसके कारण उनको कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती,
कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती कि इनका जो काम था, अब एक छोटी सी चिड़िया है, वो 4 दाने चुग के उसका दिन निकल जाता है। अब इंसान को अगर 4 दाने दे दिए जाए तो उसके 4 मिनट भी नहीं निकलेंगे, राइट? बिकॉज आवर बॉडी एंड आवर ब्रेन एंड अदर नीड्स ऑफ एनर्जी आर सो हाई दैट जो एक छोटे से इंसान को, जैसे बच्चा है, बच्चा तो 4 उसको बूंद दूध 4 चम्मच दूध की पिलाओगे तो सो जाएगा वो। इंसान को 4 चम्मच दूध की पिलाओगे तो वो चाय में डाल लेगा और बोलेगा और डालो, राइट? तो द पॉइंट इज दैट देयर इज अ बिगर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए क्या हो गया, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने अब हाइपोथेसिस लेके आए कि सिंस देयर इज अ चेंज इन डाइटरी पैटर्न्स ऑब्वियसली टू सपोर्ट दिस बिग साइज, देयरफॉर we started relying more on animal protein and other high energy food sources. That means before we became so much bigger, we never relied so much on animal proteins and other high energy food sources. वो वही हमें घास कुछ मिलता था, खा के चुप बैठ जाते। तो ये है इसका आर्गुमेंट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सेपियंस, देखो ये सेपियंस जो आपको मैं पढ़वाता हूँ ना, वो सब यहाँ पे हेल्प करता है। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने सेपियंस पढ़ रखी होगी उनको ये आर्गुमेंट, ये पैसेज इस तरह के समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। Okay, which of the following would be most useful to know in order to evaluate the argument? अब ये भी वैसा का वैसा ही, ये भी exactly वही है। Whether there is a evidence of an increase in hunting or scavenging activities during the said time period. चलो इसका आंसर yes दे, कि हाँ भाई बहुत इंक्रीज हो गया, तो बस yes, this argument is correct, this hypothesis is correct कि अब वो ज्यादा रिलायंस करने लगे एनिमल प्रोटीन पे, तो उनकी हंटिंग, हाउ डू वी नो? बिकॉज वी हैव एन एविडेंस कि हंटिंग बढ़ गई और स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज बढ़ गई, तो इसलिए हम ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाने लगे। स्कैवेंजिंग मतलब क्या है? स्कैवेंजिंग मतलब अगर कोई लायन वायन वहां पे कुछ खा के गया हुआ है, सपोज लायन हैज किल्ड सम एनिमल एंड इट हैज लेफ्ट some of the meat lying around, then you go and scavenge that. Okay, you don't yourself kill, you don't yourself hunt, but you scavenge. तो वो एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो इट इज क्लियर एविडेंस दैट आवर रिलायंस ऑन एनिमल प्रोटीन इज इंक्रीजिंग, राइट? सो दिस डेफिनेटली हेल्प। और अगर यहाँ पे नो आ गया तो फिर हम कह देंगे हाँ यार ये तो फिर सस्पिशियस है, ये तो गलत है तुम्हारा हाइपोथेसिस। कैसे यार, आप बोल रहे हो कि हमारी जो रिलायंस बढ़ गई है एनिमल पे, यहाँ तो हंटिंग वंटिंग बढ़ी नहीं, तो कहाँ से लेके आ रहे हैं? कोई ये थोड़ी है कि उस टाइम पे चिकन फार्म्स और ये सब थोड़ी होते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर किलिंग, वो थोड़ी होता था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव, इट इज अ यूजफुल वे टू नो। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं। Whether there is evidence of fossil record for increased reliance on stone tools, इसका क्या लेना देना है stone tools का? ऐसे इसका कोई लेना देना नहीं। Whether animal protein was a high energy food source, animal protein was a high energy food source, ये तो ऑलरेडी आंसर्ड है। कुछ लोगों ने सी लगाया होगा मेरे ख्याल से, राइट? तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एनिमल प्रोटीन एंड अदर हाई एनर्जी, इसका मतलब है कि एनिमल प्रोटीन तो इटसेल्फ इज एन is a high energy source. ये तो ऑलरेडी आंसर्ड है यहीं पे। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यहाँ पे ये कह रहा है कि एनिमल प्रोटीन एंड अदर हाई एनर्जी, दैट मीन्स एनिमल प्रोटीन को तो ऑलरेडी उसने हाई एनर्जी सोर्स बोल दिया, therefore दिस इज रॉन्ग। ये बात समझ में आई आपको किस तरह से एलिमिनेट किया गया ये? Whether there is evidence for greater metabolic rates in the form of gut size, देखो मेटाबॉलिक रेट का क्या इससे लेना देना है हमें नहीं पता। ठीक है, कि वेदर वी नीड ग्रेटर मेटाबॉलिक रेट टू डाइजेस्ट एनिमल प्रोटीन्स, ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो हमें अपनी मेडिकल जानकारी जो गूगल से प्राप्त की है वो नहीं लगानी यहाँ पे। दिस इज रॉन्ग, ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन ये है कि एनिमल प्रोटीन की जो हंटिंग है, सॉरी हंटिंग क्वेश्चन ये आया है यहाँ पे कि hunting an animal doesn't really mean that they used it for dietary purpose. तो काय के लिए यूज करेंगे फिर, बताओ आप? सी ये तो थोड़ा assumption लेना पड़ेगा ना, इतना तो आप मतलब सी दिस मच इज एटलीस्ट, क्योंकि देखो या तो आपको दूसरा अच्छा ऑफर एक ऑप्शन मिल जाए। ओके, आई एग्री विथ यू कि यहाँ पे ये assumption है कि हंटिंग कर रहे हैं तो वो खाने के लिए कर रहे हैं। अब टैक्सीडर्मी के लिए तो हंटिंग नहीं कर रहे होंगे वो। टैक्सीडर्मी क्या होता है? एनीवन? लेट्स सी कॉर्पसेस को टाई करना, मतलब डेड स्टफ करना, एनिमल्स को स्टफ करना। हाँ, एनिमल की स्किन को स्टफ करके क्या यूज करते हैं? डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है ना, तो ये हमारा वर्ड पावर मेड इजी याद आ। तो टैक्सीडर्मी के लिए थोड़ी हंट कर रहे हैं। और कोई कह सकता है नहीं हम उनकी स्किन से अपने आप को कवर करते थे बॉडी को, तो वो थोड़ा सा फार फेस्ट है। यस, अनलेस यू गेट अ बेटर ऑप्शन फिर हम ये हटा दें। बट आई डिडंट फाइंड, आई वाज इवैल्यूएटिंग 1 and 3। ठीक है, मतलब मैं जब ये क्वेश्चन को कर रहा था तो आई वाज लुकिंग एट 1 and 3, बट
ये यहाँ पे मेरे को अदर दिख गया तो उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। चलिए ठीक है, तो ये हो गए हमारे बीए के क्वेश्चन। तो ये देखो आप, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर आपने बीए, मैं मेरे ख्याल से मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन तो आपको सही करने ही चाहिए थे, और कौन से ये वाला आपको सही करना चाहिए। ठीक है, दिस वाज अ इजी टू मॉडरेट आई वुड से। दिस वाज अगेन मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट। दिस वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिस वाज इजी। दिस वाज आल्सो इजी। दिस वाज अगेन मॉडरेट बोल देता हूँ, चलो नया टाइप का क्वेश्चन दिखा आपको। दिस वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट बोल देता हूँ चलो इसको। दिस वाज आल्सो मॉडरेट। मतलब ओवरऑल आपके 5 क्वेश्चन इसमें सही बनने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 5 क्वेश्चन अगर इसमें सही बना लेते तो आपका डबल फिगर तो हो गया। ओके चलो, अब मैं आऊंगा पैसेजेस के ऊपर। तो एडवर्ड साइड्स ओरिएंटलिज्म, तो देखो ये ओरिएंटलिज्म वगैरह हमने करा हुआ है हमारे क्लास में, हमने कॉलोनियलिज्म और ये सब करा था उस टाइम। ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटल्स, इफ यू रिमेंबर वी हैड डन। तो दिस पैसेज वी शुड हैव पिक्ड अप, ओके, वी शुड नॉट हैव लेफ्ट। तो आई वुड डेफिनेटली टेक दिस, देन आई गो टू दिस वन, लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्सेप्ट, एविडेंस, सिंबॉलिक क्रीचर, सिंबल, लैंग्वेज, एनिमल। इस तरह के पैसेज को मैं लास्ट में करूँ। ठीक है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। 2 books, Raghuram Rajan, Visitor, Economic Worldview, Local Communities. This is okay, this is fine, ये चलेगा, ये कर लेंगे शुरू में। एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस, फिर से लैंग्वेज आ गया, बायलिंगुअल्स डू बेटर देन दिस बायलिंगुअल, तो इसको थर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर बन गया विद इन मिनट और सो। आई सेड दैट आई विल डू फर्स्ट, देन आई विल डू थर्ड, then I'll do fourth, and then if time permits I'll do. This was my order. Okay, any thoughts on this? ठीक है, अब मैं देखो पैसेज के बहुत डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूँ, इसका सिर्फ मेन आइडिया बता देता हूँ कि यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वेस्टर्न है, ठीक है, वेस्टर्न आपको पता है कॉलोनियलिज्म जब हुआ था तो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था ईस्ट पे। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ईस्ट का नरेशन बनाते थे और उसको इस तरीके से बनाते थे। उन्हीं के राइटर्स जो थे, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, जो उनके इंग्लिश राइटर थे, जो स्कॉलर्स थे, जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे, अरबिक को ट्रांसलेट करते थे, और वहां पे जो भी हो रहा है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते थे। और एक तरह से वो यूज करते थे इसको जस्टिफाई करने में कॉलोनियलिज्म को। ठीक है, कि कॉलोनियलिज्म जो है वो तो उससे, तो जैसे हमने एक पैसेज किया हुआ इस तरीके का पहले कि कॉलोनियलिज्म करके तो इनका भला हुआ, नहीं तो ये तो किसी काम के नहीं थे। हमने तो मतलब दे आर दे आर इंफीरियर पीपल, दे आर इरैशनल, दे आर मेनेसिंग, ये सब उनके लिए यूज करते हैं, अनट्रस्टवर्दी, एंटी वेस्टर्न, डिसऑनेस्ट। तो इन अ वे दे ट्राई टू जस्टिफाई कॉलोनियलिज्म बाय पोर्ट्रेइंग Oriental people or people from the East as if they were all of these things, and therefore the British and the Europeans did a great favor to them by colonializing them. मतलब कम से कम इन्होंने इंसान तो बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो सब फाउंडेशन था इसको एडवर्ड साइड कह रहे हैं कि ये सब गलत है। ठीक है, आपने हम ओरिएंटलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप शुभांगी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? So ये जो said rights, one would find this kind of procedure less objectionable as political propaganda. हाँ हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, वो ये कह रहा है कि देखो, वो ये कह रहा है कि एक तरफ तो आप उसको ये बोल रहे हो इरैशनल है, मेनेसिंग है, ये सब है। ठीक है, these notions are trusted as foundation of both ideologies and policies developed by the Occident. Occident means West. Okay, Occident is West and Orient is East. Side rights, one would find this kind of procedure less objectionable as political propaganda. तो अगर आप सिर्फ इसको यूज कर रहे हो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए तब तो ठीक है, इसमें यार सभी करते हैं। लेकिन आप ऊपर से, जिसको कहते हैं ना कि एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा, ये सुना आपने? मतलब एक तो आप इसको यूज कर रहे हो एज अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और ऊपर से बोल रहे हो कि हम बहुत ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको खाली ये कहते हैं कि भाई ये हमारा ऐसा व्यू है, आप बोल रहे हो कि यार हम तो बड़ा ऑब्जेक्टिव है जब हम ये बात कर रहे हैं, कंपनीड बाय sermons of objectivity, fairness, impartiality of a real historian. The implication always being that Muslims and Arabs cannot be objective, but that Orientalists writing about Muslims are by training, by the mere fact of their westernness, they are objective. मतलब एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि यार तुम गधे हो, और ऊपर से बोल रहे हो कि यार ये मेरा बहुत ऑब्जेक्टिव व्यू है। तुम इसको ये मत मानना कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट बायस्ड हूँ, ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव व्यू है। तो ही सेइंग कि मतलब ये तो यही हो गया ना कि आपने मतलब एक तो आप बुरा भला कह रहे हो और ऊपर से ये भी जस्टिफाई कर रहे हो कि यार हमारे से बेटर तो तुमको कौन जान सकता है, हम बहुत ऑब्जेक्टिव लोग हैं, हमने तुम लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी किया, हम तुमको तुमसे बेटर जानते हैं। सो इन दैट वे, Understood. राइट? तो Yes.
he's saying he calls into question the underlying assumptions that form the foundation of Orientalist thinking. A rejection of Orientalism does not mean कि वो West. See, he is not saying कि West और East में difference नहीं, कि एक अरब में और एक वेस्टर्नर में कोई फर्क नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है. वो ये कह रहा है कि आपने जो बायोलॉजिकल जनरलाइजेशंस कर रखे हैं कि सारे जो इस तरीके के लोग दिखते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कल्चरल कंस्ट्रक्शन, सारे लोग जो एक तरह का कल्चर फॉलो करते हैं वो ऐसे ही होते हैं, गधे ही होते हैं, रेशियल प्रेजुडिस, रिलीजियस प्रेजुडिस, कि इफ यू आर फॉलोइंग अ सर्टेन रिलीजियस प्रोसीजर देन यू आर इंफीरियर. हमारा जो कल्चर है और हमारी रेस जो हम लोग जो करते हैं, हमारा रिलीजन वी आर सुपीरियर. तो ये जनरलाइजेशन कर दिया आपने. इट इज अ रिजेक्शन. तो ये जो आप अगर रिजेक्ट कर रहे हो, इट इज अ रिजेक्शन ऑफ ग्रीड एज अ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट. तो आपने इसको दिखा रहे हो कि हम इंटेलेक्चुअल परस्यूट कर रहे हैं, हम ओरिएंटलिस्ट लोग हैं, हम इसके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन आपकी ये ग्रीड है इसके अंदर. इट इज अ sorry, was there a disruption? Are you all there? Yes, sir, I think. There was some disruption. Yes, sir, we are. नहीं, Yes, तो sir. अभी ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही अभी है, नहीं दिख रही, अब दिख रही है. Yes, दिख रही है. हाँ. ठीक है. तो basically what he's trying to say is that we are rejecting this. Okay, so when we are rejecting, it does not mean that we are rejecting the difference between East and West. Okay, what we are rejecting is, so rejection of Orientalists does not entail a denial of difference between West and Orient, but rather an evaluation of such differences in a critical and objective fashion. Orient cannot be studied in a non-Orientalist manner. मतलब आप इसको ओरिएंटल को आपको स्टडी करना है तो उसको नॉन ओरिएंटल मैनर में मत स्टडी करो, और आपको मोर फोकस्ड और स्मॉलर कल्चरली कंसिस्टेंट रीजन को, आपने तो पूरे रीजन को आपने एक ग्लोब बनाया, इसमें आपने इसको कह दिया है कि ये ईस्ट है और इसको कह दिया ये वेस्ट है, ये ईस्ट पूरा एक है और ये वेस्ट पूरा एक है. बोला यार ये भी तो बहुत सारे सब डिविजन में डिवाइडेड है, इसमें देयर आर 100 कंट्रीज, सो यू कैन नॉट ट्रीट ऑल ऑफ देम एज द सेम, राइट? सो you should be studying more focused in a manner and a smaller culturally consistent regions. The person who has until now been known as the Oriental must be given a voice, और आपको उसकी voice में सुनना पड़ेगा. Scholarship from afar and second-hand representation must take a backseat to the narrative and self-representation on the part of the Oriental. That means you should let that guy who is an Arab or who is an Oriental, let him tell his own story. You don't have to interpret whatever he goes through as per your own vision and try to portray it as Orientalism. ओके, सो इसके जो दोनों बोल्ड पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि एक तरफ तो इसने ये बताया कि जो ओरिएंटलिज्म है ये एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के, और दूसरा ये बता रहा है कि जो आपने जिस तरीके से इसको किया हुआ है वो गलत है. आपको एक इसमें ओरिएंट का जो आदमी है उसकी वॉइस लेनी पड़ेगी, ना कि आपके जो अंग्रेज स्कॉलर है उनकी वॉइस लेनी पड़ेगी. ठीक है, ये इसका ये जो बोल्ड फेस का इसका ये, ठीक है. चलिए, तो इसको मैंने डिटेल में थोड़ा ज्यादा इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये मुझे इजी लगा था पैसेज, और इससे क्वेश्चन भी इजी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरस्टूड इन द बोल्ड फेस क्वेश्चन. अब बताइए मैंने आपको जो समझाया उसमें कौन सा आंसर है, विच इज द राइट आंसर हियर एंड व्हाई. पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एडवोकेट द रिन्यूअल ऑफ ईस्टर्न कल्चर्स एंड रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ओवर देम. देखो यहाँ पे ईस्टर्न कल्चर के रिन्यूअल की और रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ये बात नहीं हो रही है. ओके, और वो मतलब एडवर्ड जो है वो तो चैलेंज कर रहा है ना इसको कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में जो ओरिएंटलिज्म स्टडी किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, उसको आपको ओरिएंटल के व्यू से देखना पड़ेगा, तो ये गलत है. इंटरनाइजिंग कॉलोनियल असम्पशंस अबाउट inferiority and constructing the Orient through lens of Europeanism forms the substratum of post-colonial studies. तो इसमें वो तो आया ही नहीं कि आपको इसमें ओरिएंटल का व्यू लेना चाहिए. ठीक है, बात ये सही है, बोला है उसने, लेकिन ये बोल्ड फेस में नहीं है. Post-colonial studies highlight the economic exploitation of native people, economic exploitation of native people and analyze Western ways of depicting. नहीं, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी में इसने कहा है कि the person known as Oriental must be given a voice. Scholarship from afar must take a backseat. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो they should question the Western conception of the Orient and assimilate the Orientalist sentiment. इसलिए डी करेक्ट है. ठीक है. Which of the following statement about Orientalism is false? The discourse of Orientalism is laced with notions of political power. ये तो दिया हुआ है. According to Said, the reaction of Orientalism entails a denial of difference between West and East. देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, rejection of Orientalist thinking does not entail a denial of difference between West.
तो बहुत ही क्लियरली ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, काफी यहीं से हो गया ये, राइट। Author claims the Orient exists for the West and is constructed by and in relation. Which of the following statement best captures? So ये वाला देखें आप. Since the notion of Orient is created by Orientalists, it exists solely for him or her. Since the notion of the Orient is created by the Orientalist, it exists solely for him or her. ऐसा नहीं है. ये कोई अपने लिए स्टडी थोड़ी कर रहा है, ये तो पूरे वेस्टर्न लोगों के लिए स्टडी कर रहा है ना. तो it does not exist solely for him, it exists for the entire West. Okay, the notion of the Orient created by the Orientalist, who is a Western scholar, exists not only for him, but it exists for the entire West. Therefore, this is wrong. The Orient is a servile follower of ideology. ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा कि वो उसकी follower है ideologies का. The notion of Orient as created by the West serves to indicate their perceived exclusivity. Yes. अपने आप को exclusive बताने की कोशिश करते हैं और बाकियों को inferior बताने की कोशिश करते हैं. तो Orient awaits the dominance of the West. मतलब आओ भाई हमारे ऊपर कब्जा करो. Wrong option. ठीक है, तो C was a easy pick here also, I would say. Based on the passage, side would agree with all of the following about Orientalism except. The landscape of the Orient should be interpreted not as a panoramic view of the globe, but rather the complex type of history that takes into account the dynamic view of human experience. ये क्या बोल रहा है? इसमें side would agree with all of the following argument about Orientalism except. The landscape of the Orient should be interpreted not as a panoramic view of half the globe, but rather the complex type that. हाँ ठीक है, ये तो बोला ना dynamic variety. इतने सारे टाइप के लोग हैं यहाँ पे, देखिए ये इसने बताया ना यहाँ पे कि Orient cannot be studied in a non-Orient, rather the scholar is obliged to be more focused and smaller. और दूसरा ये कि आधे ग्लोब को आप ऐसे मत ट्रीट करो. वो कहाँ लिखा था इसने? ये लिखा हुआ है. Stride argues for the use of narrative rather than vision in interpreting the geographical landscape, meaning that historian would turn not to a panoramic view, but to a focused and more complex type of history that allows space for dynamic variety. ये तो लिखा ही हुआ, वहीं से उठा दिया उसने, तो ये तो आंसर नहीं है. The foundation of Orientalist thinking as created by West is based on underlying assumptions of biology. ये भी दिया हुआ है. Muslims and Arab cannot be objective. ये तो उल्टा बोल रहा है. ऐसे तो ये तो वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव है, मुस्लिम नहीं है. तो ये तो बहुत इजी आंसर है यार. It's a very easy answer. Okay, so I think this passage and these questions were definitely, they should have been attempted. बताइए इसके ऊपर क्या views है आपके? Any views or points here before we move to the next one? Sir, I wanted to pick this first, but I don't know, when I started reading it, I thought that I should leave this, and I started with the third passage, Raghuram. आपने कौन-कौन से किए सर? Which all did Sir, you do? I did the last two, but I had picked up this as the first What made you leave? I don't know, I was reading it, like I'd done VA first this time. And when I got to the second para now, so that one idea that was there, it felt very heavy. And I thought that maybe I'm not able to understand the central idea, so I chucked it. ठीक, कोई बात नहीं. But ultimately it turned out to be very easy. Questions were also very easy, very straightforward. There is no ambiguity in this any question or any option. Okay, this was the only clean passage, if you ask me. Because अब मैं जो बताऊंगा आपको, इसमें मैं डिटेल में देखो नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि ह्यूमन के अंदर जो लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है, उसके कारण ह्यूमन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स लेके आ सकते हैं दिमाग में, और वर्ल्ड का व्यू बना सकते हैं अपने दिमाग में, जो कि बाकी एनिमल्स नहीं कर सकते. और इसमें भी एक डेकार्ट जो था, वो एक फिलोसफर, वो ये कहता है कि ओनली सर्टेनिटी हमारी खुद की एग्जिस्टेंस है और हमारे खुद के जो थॉट्स हैं, और हमारे माइंड को, जो हमारा प्राइवेट पोजीशन है, दूसरे कोई हमारे माइंड को एक्सेस नहीं कर सकता. लेकिन फिर उसको उन्होंने काउंटर किया है कि हम अगर फिर यही कहें कि नहीं, हमारा माइंड जो है बस वही है हमारा और कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो अनलेस वी रिलेटेड टू समबडी एल्स, तो किसी और के एक्सपीरियंस से ही हम अपने आप के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अदरवाइज हाउ डू वी नो दैट दैट इज अ पेन. तो वो सब कुछ एग्जांपल दिए उसने उसके. एंड देन दिस Ludovic Wittgenstein is trying to give counter reasoning to what Descartes said. ठीक है, he is saying that हम पहले, मतलब दूसरों के थॉट, दूसरों के ब्रेन से हम
अपने ब्रेन को मैप करते रहते, मैप नहीं करते, मतलब हम रेफर करते हैं, एंड वी इन्फर फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, ओके, बाय रिलेटिंग टू अदर ह्यूमंस, एंड नो एनिमल possesses either language or social network like ours, therefore it is simply not valid to assume that they have inner experiences as we. तो अब इसमें मैं मतलब आई एम नॉट रियली गोइंग डीप इन द पैसेज, अब इसके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिस वाज नॉट अ समथिंग दैट यू शुड हैव डन फर्स्ट, सिंस वी ह्यूमन। अब देखो इसमें मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे इसमें सभी आंसर किसी न किसी फॉर्म में सही लगते हैं। in some way or the other all the answers look correct to me. We can form concepts and think about them in abstraction, ये तो है, ठीक है, this is okay. Now how would you rule out second? We can form social relationships with one another. यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास में लैंग्वेज है, तो हम अपना एक सोशल नेटवर्क बना लेते हैं और सोशल रिलेशनशिप बना लेते हैं लैंग्वेज के दूसरों से। तो ये क्यों गलत है? ये why is this wrong? We can form, since we humans have language, we can form social relationship with one another. How can this be wrong? I don't understand. We can form an image of the world. Why is this wrong? We can definitely, image मतलब क्या होता है? Image मतलब पिक्चर ही नहीं होता। Image मतलब होता है हमारा जो इंप्रेशन है किसी चीज का, ठीक है। सी इमेज को अगर आप केवल एक एज अ पिक्चर देखते हो कि या जो फोटो खींचते हो वो इमेज, ऐसा नहीं है। इमेज इधर इंप्रेशन ऑल्सो ना। आपकी इमेज मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी फोटो लेता हूँ तो बड़ी गोरी चिट्टी आ जाती है आपकी फोटो। इमेज क्लीन है मतलब कि आप एक डिसेंट ऑनेस्ट आदमी हो, वो आपकी इमेज है मेरे दिमाग में। तो इमेज इज जस्ट नॉट लिटरली द पिक्चर, ओके, इट इज द इंप्रेशन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन इन्फर, वी कैन रिएक्ट टू आवर एक्सपीरियंस। देखो ये मतलब कितना बड़ा ये मतलब दिस इज सच अ रिडिकुलस क्वेश्चन, आई मीन ऑप्शन, सेट ऑफ ऑप्शंस। सी जस्ट रीड दिस हियर, because we possess language, we do not simply have experiences, desires, needs, and react to them. This means what? Because we possess language, we have experiences, desires, needs, but in addition, we have something else also. That means ये तो है ही है, we have not only experiences, desires, and needs, and react to them, but we are also aware of themselves as agents. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि because we have language, we have experiences, desires, needs, and we react to them, and also in addition to all of this, we are aware of themselves as agents. So how can anybody say that this is wrong, that we can react to our experiences, desires, and needs through language? How can we say? ये देखो डिफिकल्ट क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अब्सर्ड है, मतलब इसके जो चारों ऑप्शंस हैं और उसने इस फर्स्ट को किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है फ्रॉम व्हाटएवर हैज कम टू हिज माइंड, एंड दैट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। ओके, जिन्होंने भी वो एक्सप्लेनेशन का वहां पे पढ़ा है तो दे कैन सिंपली इग्नोर इट। ओके, इट्स ऑल यूजलेस एक्सप्लेनेशन, एंड देयरफॉर आई एम स्ट्राइकिंग दिस क्वेश्चन आउट। ठीक है, दिस इज अ थर्ड क्लास पैथेटिक क्वेश्चन दैट डजंट डिजर्व टू बी हियर, एंड दिस डजंट डिजर्व टू इवन बी डिस्कस्ड मोर देन दिस। छोड़ दो उसको, ठीक है। आपने जो भी मार्क किया, डोंट इवन ट्राई टू जस्टिफाई, डोंट इवन से हाँ मेरे, अगर आप इन तीन को किसी तरह से बहुत कॉन्क्रीट तरीके से मेरे को समझा के बता सकते हो कि ये तीन इसलिए बाहर जाएंगे, तो मैं आपको सुनने को तैयार हूँ, अदरवाइज नॉट। चलिए, द प्रॉब्लम विद कार्टेशियन अप्रोच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज इज दैट। तो कार्टेशियन अप्रोच क्या कहती है भाई? ये कार्टेशियन अप्रोच ये कहती है कि ही डाउट दैट ही वुड डाउट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम हिज हेड, he could not doubt his existence, therefore the only certainties were the thoughts in his head. तो अब ये जो फिलोसफर कह रहे हैं कि भाई अगर हम the only thing if I was certain was the contents of my head, of my own mind, then I would not be able to communicate those contents to anyone else. ठीक है, तो इसका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड जो है, वो ही if we are certain that those were the I'm only certain about them, okay, I would not doubt everything apart from this. Only certainty were my thoughts in my head. Then language, then communication would not be possible. तो उसका आंसर ये दिया हुआ है कि it regards the mind as totally private and therefore makes it incapable of communication. इसके अंदर भी ये जो टर्म है ना, ये गलत दिया हुआ है। Okay, this is not very right way of putting it. उसने जिस तरीके से बताया कि अगर हमें लगता है कि आर माइंड इज द ओनली सर्टेनिटी और आर थॉट्स आर द ओनली सर्टेनिटी, नाउ कैन वी से दैट दिस मींस आर माइंड इज प्राइवेट? प्राइवेट तो होता है ना, सबका अपना होता है, ठीक है। तो अब ये लुडविग ने जो बोला इसमें कि द ओनली थिंग दैट आई वाज सर्टेन वर द कंटेंट्स ऑफ माय ओन माइंड, देन आई वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट दोस कंटेंट्स। तो आई डोंट थिंक दैट
ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इट रिगार्ड्स द माइंड एज टोटली प्राइवेट एंड देयरफॉर मेक्स इट इनकेपेबल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो आई हैव माय ओन दिस थिंग ऑन दिस. One would interpret the feelings of another through his own ability to feel it. नहीं देखो, इसमें बाकी के भी ऑप्शन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, okay? बाकी के ऑप्शन पे भी कुछ ना कुछ ये there is no one-to-one match between feelings, there is no correlation between feelings and thoughts. I don't. ये क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ठीक है. Why A is wrong? I don't know why A is wrong. Okay, मेरे को the problem देखो, कार्टेशियन अप्रोच क्या है. See, let us keep things very simple. Unnecessarily ये जबरदस्ती घुमा फिरा के बात करते हैं. वो ये कह रहा है कि भाई only thing I'm certain of is my own existence, my own thoughts. And if I'm only certain of those, and I don't think that anybody else has those kind of thoughts or any such thoughts, then I would not be able to communicate. क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप कुछ भी जो बोल रहा हूँ मैं, तो आपको भी तो कुछ सेंस होना चाहिए. दैट मींस इट शुड रिलेट टू यू. ओके, तो इफ आई डोंट थिंक दैट आपके आई एम ओनली सर्टेन ऑफ माय ओन माइंड, देन आई विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट. सिर्फ इतना मुझे इसमें समझ में आया, ठीक है. तो इसके अंदर देयर इज नो वन टू वन मैच बिटवीन फीलिंग्स एंड द एक्सप्रेशन. छोड़ दो इसको, ठीक है. लेट्स नॉट इवन वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस. दिस वाज आल्सो मेरे हिसाब से यूजलेस क्वेश्चन. Which of the following Wittgenstein would not agree with? ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है. ये ठीक है. ये तो देखो, ये एग्री करेगा. वी नो आवर थॉट्स एंड फीलिंग थ्रू नोइंग द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स. दिस डेफिनेटली दिस फेलो वुड एग्री, ठीक है. तो लैंग्वेज एंड सोशल लाइफ आर एसेंशियल, ये भी करेगा वो. एनिमल्स लैक लैंग्वेज एंड हेंस कैन नॉट हैव द थॉट, ये भी कहेगा. तो इसमें डी, इसमें आंसर ठीक लग रहा है. We can understand the feeling of other by interpreting them in terms of our own. नहीं, we can understand our feeling by interpreting them in terms of the others. तो ये उल्टा है, ठीक है. यहाँ पे others की जगह we can understand our own feelings अगर लिखा होता by interpreting them in terms of others, तो सही हो जाता है, ठीक है. वो यही कह रहा है ना कि आप बाद में हो, सामने वाला पहला है. तो सामने वाले से आप अपने आप को समझ सकते हो, ना कि आप अपने वाले से दूसरे वाले को समझो. ये बोल रहा था विटगेन्स्टाइन. तो इसलिए he would not agree with this, and therefore this is the correct answer. तो कम से कम एक इसमें ये क्वेश्चन ठीक है. Which of the following is true regarding language as can be seen from the passage? अब देखो, फिर से वही बात आ गई. ये तो चलो ठीक है कि language is one of the features that distinguishes man from animals and makes him what he is. This is okay, it's fine. But it is language that enables us to react to our experiences, needs and desires. ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसने ना, because we possess language, we have experiences, needs and desires, react to them. ये लिखा तो है यहाँ पे. तो इट लैंग्वेज दैट enables us to react. अब इसमें ये कह रहा है कि भाई देखो, जानवरों का भी लिखा हुआ है यहाँ पे तो, कि जानवर जो है विदाउट अ लैंग्वेज, जानवर मे बी एबल टू रिएक्ट टू द वर्ल्ड, मे बी एबल, बट इट कैनॉट इन एनी सिग्निफिकेंट सेंस थिंक अबाउट इट नॉर हैव बिलीव्स अबाउट इट. तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लैंग्वेज है हमारे पास में, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंसेस, डिजायर्स और नीड्स हैं हमारे, और वी रिएक्ट टू देम. तो क्या हम वन नहीं कह सकते इसमें? यही तो मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे तो ए भी ठीक लग रहा है, मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है. तो चलो ठीक है, मतलब see my in a nutshell what I would say, this is a ridiculous, pathetic, third class passage. नहीं, इसको आपको रीअटेम्प्ट, इवन लुकिंग एट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, इस तरह के पैसेज को समझने की कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है. मतलब उसको एनालाइज करना, इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप इसको कितना ही पढ़ लोगे. इसको मैंने 3-4 बार मैंने भी पढ़ के देखा, और इसके क्वेश्चन का सेंस बनाने की मैंने भी कोशिश की, ऑप्शन का सेंस. इट इज नॉट वर्थ आवर टाइम, इट इज नॉट वर्थ आवर टाइम. अगर आप कुछ हेजी वेग आइडिया लेके अपने ऑप्शन बना देते हो और उसको जस्टिफाई कर देते हो, दैट डजंट मेक इट करेक्ट, ठीक है. जैसे सी सिंपल, आप इसको सिंपल कंपेयर करना यार. यहाँ पे आज हमने ये वाला पैसेज किया था, इसके एक एक क्वेश्चन का, एक एक ऑप्शन का बहुत क्लियर कट आंसर है, क्लियर कट जस्टिफिकेशन, बहुत क्लियर. देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एम्बिग्विटी इन एनी क्वेश्चन और ऑप्शन देयर. बट दिस पर्टिकुलर पैसेज and its questions are full of ambiguity, full of, even the guy, whoever is that idiot who has made this, if you bring in front of me and I give him this passage, वो भी आधे क्वेश्चन गलत मार्क करेगा जब वो खुद करेगा बिना देखे. ओके, so that's my challenge. All right, let's not spend any more time on this. Read it. देखो, ये बहुत easy passage था पढ़ने में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी. इसमें उसने यही कहा था कि
लोकल कम्युनिटीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि लोकल कम्युनिटीज निग्लेक्ट होती है। ओके, लोकल कम्युनिटीज जब निग्लेक्ट होती है तो उसके कारण सोसाइटीज की जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो जो थर्ड पिलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो स्टेट मार्केट के अलावा लोकल कम्युनिटीज, तो हमें लोकल कम्युनिटीज को भी एम्पावर करना चाहिए। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण इनकी फैब्रिक में जो है वो खराब होती जा रही है, तो हमें अमेरिकन वर्कर्स को पहले ट्रीट करना चाहिए। फिर इसने बताया कि लोकल फैक्ट्री जब बंद हो जाती है तो उसके कारण कितना नुकसान होता है, पूरी लोकल इकोनॉमी हिट हो जाती है, और ग्रेटर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ जॉब्स से लोकल कम्युनिटीज जो है वो थ्राइव कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली द मेन आइडिया ऑफ दिस इज टू गिव enough support to local communities, and how you do it is by creating enough jobs and by moving away from hyper globalization. Yes, Shubhangi. So ये जो passage है economist usual answer is to call, तो the greater market flexibility one, तो इसकी last line का मतलब समझ में नहीं आ रहा। कौन से वाला कहाँ बता रहे हो आप? Where your cursor is, हाँ? economist usual answer is to call for greater labor. अच्छा, ये Yeah. देखो, वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट जो है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई ग्रेटर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जहां वर्क मिले उन्हें वहां चले जाना चाहिए। वर्कर्स शुड सिंपली लीव डिप्रेस्ड एरियाज एंड सीक जॉब्स एल्सवेयर। ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार ये जो लोकल कम्युनिटी वगैरह की आप बात करते हो लोकल जॉब्स की, ऐसा नहीं है, देयर शुड बी अ ग्रेटर मार्केट लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन कैश कहता है कि जोग्राफिकल मोबिलिटी मस्ट बी कपल्ड विद द अपॉर्चुनिटी टू स्टे। दैट मींस कि इट शुड नॉट बी दैट देयर इज नो ऑप्शन, उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा दूसरे शहर में काम करने के लिए। अपॉर्चुनिटी टू स्टे भी होनी चाहिए। दैट मींस ही मस्ट बी गिवन एन ऑप्शन दैट इफ ही डजंट वांट टू गो ही शुड हैव समथिंग वर्थवाइल टू डू देयर इटसेल्फ। Even during times of significant migration, the bulk of local population stayed put and needed good jobs and solid communities. So he has said that कि suppose एक टाउन था जहाँ पे 100,000 लोग थे और वहाँ पे फैक्ट्री शट डाउन हो गई, तो many were forced to move. So many moved, but it's not as if each and every person moved. Okay, there was a sizable population that remained. तो आपको उनको भी तो take care करना है. That means you should not have a situation of 0 and 1 that you leave or I mean if you stay here you perish. आपको तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी टू स्टे होनी चाहिए, वो ये कह रहा है। इसके लिए लोकल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। ग्रेटर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी इज इफेक्टिव इफ देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू वेज सब्सिडी। देखो, वेज सब्सिडीज की कहीं बात हुई है क्या यहाँ पे इस पूरे पैसेज पे? ठीक है, और ग्रेटर लेबर, हाँ नहीं, पर ग्रेटर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि ग्रेटर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो बोल रहा है ना, ग्रेटर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी कब होनी चाहिए कि यहाँ पे देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे आल्सो। ठीक है, तो इससे रिलेट करना है ना हमको। ये तब इफेक्टिव है जब हमारे पास में लोकल में भी इतने अट्रैक्शन है, इसके पास में अपॉर्चुनिटी है स्टे बैक करने की। तो वो कहाँ पे दिया हुआ है? वो सी में दिया हुआ है। गुड जॉब्स इंसेंटिवाइज बिल्डिंग ऑफ सॉलिड लोकल कम्युनिटीज, इजंट इट? Okay, sir. बाकी क्या कौन से लग रहे थे आपको? I marked Which one? A. 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 नहीं, Yeah. लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बट मैंने ऐसे ही मार्क करा था क्योंकि मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि what was Cass trying to say. देखो यहाँ से आपको सिर्फ यहीं तक इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके आंसर में ये, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई ग्रेटर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसको जहाँ जाना चाहे चलेगा। लेकिन वो कहता है नहीं भाई, जिसको लोगों को अपॉर्चुनिटी भी तो स्टे करने की होनी चाहिए। दैट मींस देयर शुड बी गुड जॉब्स इंसेंटिवाइज बिल्डिंग ऑफ सॉलिड लोकल कम्युनिटीज, तभी इफेक्टिव है वो। सर डी वाला बता दो। नहीं, ये तो इसको नेगेटिव बता रहा है ना। देखो यार, आप एक चीज समझो, ग्रेटर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने आपको भी समझाया, यूजुअल इकोनॉमिस्ट यूजुअल आंसर to call of this is that workers should simply leave depressed areas. So is author in support of this economists? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ग्रेटर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है कि भैया वर्कर्स, अगर आपको वहां पे जॉब नहीं मिला तो आप चले जाओ, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्कर्स लीव डिप्रेस एरिया। बट इज इट इफेक्टिव? नो। व्हाई?
He's saying कि geographical mobility must be coupled with opportunity to stay even during times of significant migration. Bulk of local population stayed put and needed good jobs. तो आपको सारे थोड़ी चले जाएंगे, आपको वहाँ की लोकल, यार आपको लोकल कम्युनिटी की भी जो एक वो है वो भी तो चलानी है इकोनॉमी। आज अगर फैक्ट्री बंद हो गई लेकिन लोगों ने खाना पीना तो नहीं बंद कर दिया, लोगों को वहाँ पे बेसिक नीड्स तो चाहिए, लोगों को कुछ तो करेंगे वहाँ पे, क्या तो टूरिज्म होगा यहाँ पे, कुछ तो होगा वहाँ पे, लोग कुछ तो काम करेंगे, कोई तो जॉब चाहिए उनको, भले किसी स्टोर में काम करें, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, कुछ तो करें, सारे तो नहीं चले जाएंगे छोड़ के। तो ये इफेक्टिव तभी हो सकता है ना जब आप लोकल जॉब्स, कुछ लोकल कम्युनिटी में जॉब्स क्रिएट करो। आ गया समझ में? यस सर। सर मैं जब कर रहा था मुझे लगा कि मतलब कोई लीव करेगा तभी तो इफेक्टिव होएगा। यार आपने ये नहीं पढ़ा क्या? इकोनॉमिस्ट यूजुअल आंसर इज टू कॉल फॉर ग्रेटर वर्कर शुड सिंपली लीव। ये तो अगर यहीं तक लिखा होता और ऑथर इससे एग्री करता तो आपकी बात सही है, लेकिन ये तो ट्विस्ट दे दिया ना उसने, बट एज कैश रिमाइंड्स अस, इसका मतलब क्या है? इज ऑथर एग्री इन एग्रीमेंट विद दिस? नो। तो ये तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा यार, डी वाला ऑप्शन, तो इसको तो मतलब सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलो ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। The example of closing of a local factory mentioned in the passage primarily demonstrates. अब देखो इसमें आप ए भी कह सकते हो, मुझे तो सी भी सही लग रहा है। बताइए, उसने जो लोकल फैक्ट्री, आप लोगों ने क्या मार्क किया था? Sir, I marked C first and then I re-attempted and then I marked A. नहीं, but why did you re-attempt? Sir, just to make sure कि मैंने मतलब गलती से तो नहीं मार्क करा था। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। Let us read this. It says, when a local factory closes because a firm has decided to outsource to a supplier across the border, more is lost than the hundreds of thousands of jobs that it moved abroad. Now tell me, any logical person will say कि ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? क्या ये यही बताने के लिए दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन से लोकल कम्युनिटी को फर्क पड़ता है, या कुछ समथिंग डीपर, समथिंग मोर? So he's saying more is lost than hundreds of thousands of jobs. That means he's trying to tell you something more. वो क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने ऑप्शन में कि ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स लोकल कम्युनिटीज, बट ये तो एक बहुत ऊपर से बहुत ही हाई लेवल आंसर नहीं है। तो आप देखो इसमें कैसे, हाउ डज इट अफेक्ट? हाँ, the impact is multiplied through reduced spending on local goods and services, which means workers and employers across the entire local economy feel the hit. Local government's tax revenues fall as well, so there is less money to spend on education and other public amenities. Anomy मतलब क्या होता है कि आप एक सोशल नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना बंद कर देते हो। I mean, the way you should live in a society, you stop doing that. That is called anomy. Family breakdown, opioid addiction, other social is followed. तो आप एक बार बताओ मुझे कि कोई भी आदमी ये कहेगा कि देखो लोकल फैक्ट्री का इसने जो जवाब दिया है, उसने कहा है कि यार इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल फैक्ट्री बंद होने से जॉब्स जाना ही नहीं होता, बल्कि मच मोर इज लॉस्ट। पूरी जो लोकल कम्युनिटी है वो धराशायी हो जाती है। कैसे हो जाती है कि उसकी स्पेंडिंग कम हो गई, वर्कर, सारी इकोनॉमी जो है वो हिट हो गए, लोकल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो गए, और लोगों के अंदर फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, उनके इकोनॉमी हो गई, सोशल इल्स हो गए। तो देयर इज अ ग्रेट डील दैट हैपेंस व्हेन अ लोकल फैक्ट्री इज शट। अब मैं इसको इसमें द एग्जांपल ऑफ दिस प्राइमरीली डिमॉन्स्ट्रेट दैट ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स लोकल कम्युनिटीज। ये तो बहुत बहुत हाई लेवल और बहुत ही सिंपल आंसर हो गया यार। ये तो कोई मतलब आंख बंद करके भी कोई बोलता है कि हाँ, तो इसका क्या मतलब है ऐसे आंसर देने का? लोकल जॉब्स इंसेंटिवाइज स्पेंडिंग एंड एनकरेज लोकल इकोनॉमी। ये भी तो हम कर सकते हैं कि भाई आपने लोकल जॉब चले गए तो सारी की सारी चीजें धराशायी होंगी। सो आई डोंट नो, आई फील कि इसमें ए भी करेक्ट है। ए को भी कैसे हटाएं? ए भी ठीक है एक तरह से, और सी को कैसे हटाएं? सी भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन हो गया है जो उसमें सेकंड पैसेज में। So before this passage, they have talked about hyper-globalization. So I thought that maybe that's a precursor, and that is why they've demonstrated, because they want to talk about hyper-globalization. That's why I went with A. No, I agree with you. I agree. That's why I'm saying I'm not ruling out A Yeah, also. exactly. See, I'm not ruling out A also, because A is a global thing. सपोज करो कि आपने कहा कि यार इकोनॉमी खराब हो गई या कोविड आ गया तो किसने कहा यार क्या क्या असर?
COVID has affected the entire world in many different ways. ये तो एक ग्लोबल स्टेटमेंट है ना, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा आपको। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का एग्जांपल बता रहे हो कि यहाँ पे ये कोविड है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो आप स्पेसिफिक्स में घुस रहे हो ना फिर। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग एन एग्जांपल इफ यू वांट टू हाईलाइट जस्ट अ वेरी वेरी ब्रॉड थिंग व्हिच एनी टॉम डिक और हैरी वुड नो यार। मतलब उसमें कोई इस पैसेज को पढ़ने की जरूरत है क्या ये समझने के लिए? नहीं है ना आपको ये। लेकिन हाँ कि लोकल जॉब्स इंसेंटिवाइज स्पेंडिंग and encourage local economies. So after reading this, I was at least enlightened to this effect. Is it not? When I read this, then I got enlightened. तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, ये तो सही है, चलो इसको भी मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसको भी सही बता रहा हूँ कि इसको कैसे गलत कर दें। उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था मैंने, a very weird way of explaining it, and he's tried to link it to deductive reasoning कि A happens then B happens then A does not happen, then we can't say that B doesn't happen. इस तरह का कुछ बेवकूफी करी है। So he is trying to become too cute. इसी को कहता हूं मैं कि trying to become too cute, कि ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर देना क्योंकि मतलब एक जस्ट डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम को सपोर्ट करने के लिए without taking into account the head or tail of it. So if somebody starts thinking becoming too smart, okay, for his own good, then these kind of things happen. So इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. Which of the following best summarizes the central argument of the passage? तो अब इसका सेंट्रल आर्गुमेंट क्या था? अगर हम पैसेज को देखें तो उसका आर्गुमेंट ये है कि हमें लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स, ओके, बाय इंश्योरिंग दैट जॉब्स डू नॉट गो अवे। तो उसको देखते हुए आप अगर देखेंगे कि बी ठीक है, बी और सी में बी इज मोर जनरल एंड सी इज बिकम्स अ मोर स्ट्रेटेजिक इन द सेंस दैट बाय डूइंग सी you do B, and therefore B here becomes the correct answer. I'm sure some people must have chosen C also. Yeah. या छोड़ दिया ये? चलो ठीक है, तो if nobody wants to discuss, we'll move. All the following can be inferred from the first para except. ठीक है, गुड। आपने अगर सी भी मार्क किया तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें सी भी कोई इतना खराब नहीं है ऑप्शन, ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन, क्योंकि इसमें अगर आप पूरे पैसेज में देखेंगे तो जॉब 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 की बात होगी पूरे पैसेज में, ठीक है, जॉब्स जॉब्स जॉब पूरे पैसेज में। तो आपने अगर सी भी किया तो मेरे हिसाब से ठीक किया, कोई ऐसा गलत नहीं है। सी और मतलब ये ऑप्शन ही गलत तरीके से क्रिएट किया उसने, मेन आइडिया। ओके, छोड़ो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैरा एक्सेप्ट। तो ये तो इन्फर कर सकते हैं प्राइड इन वर्क कल्चर, ये तो दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, कि प्राइड इन लोकल कल्चर्स एंड हिस्ट्री दिया हुआ है। तो दिस इज नॉट द आंसर। Our current version of economics focuses more on markets than on prosperity of individuals. देखो, इंडिविजुअल की प्रॉस्पेरिटी की तो पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं हुई है, कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी की बात हुई है, इंडिविजुअल्स की नहीं हुई है, तो ये तो नहीं दिया हुआ। तो दिस लुक्स टू बी ओके। मार्केट्स डू नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग, ये गलत है, वैसे गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट्स रीड दिस। वो कह रहा है कि these stable families, good jobs, strong schools, and all of these are essential elements of prosperous society. Neither global markets nor nation state can adequately supply them. And sometimes markets and states undermine them. So can we say that markets do not focus on creating prosperous societies? Can we take this kind of a statement? ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब ये भी नहीं दिया हुआ। We can't interpret it in this manner. ठीक है, कि मार्केट डू नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रॉस्पेरिटी। वो आप इसको ठीक से पढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कम्युनिटीज, नीदर ग्लोबल मार्केट्स नॉर नेशन स्टेट कैन एडिकेटली सप्लाई देम। एडिकेटली सप्लाई देम मतलब कि कुछ हद तक तो सप्लाई करते हैं, और समटाइम्स मार्केट्स एंड स्टेट्स अंडरमाइन देम। देम मींस लोकल कम्युनिटी, कि मार्केट्स और स्टेट्स समटाइम्स अंडरमाइन करते हैं लोकल कम्युनिटीज को, और ये उसको एडिकेटली सप्लाई नहीं करते, कुछ तो सप्लाई करते हैं। तो हाउ कैन यू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस कि मार्केट डू नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रॉस्पेरस सोसाइटी? दिस इज रॉन्ग। वही तो मतलब कि ये भी एक्सेप्ट में आ जाए, तो इसमें भी दो है। तो आप देख लीजिए कि मैंने पिछले दो पैसेज में से आपको इतने सारे ऑप्शन निकाल के बता दिए जो कि मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल और रिडिकुलस। इसके अंदर भी दो क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, 10th और 12th, ठीक है। तो इस तरह की मॉक थी, इसलिए इसको मैंने वियर्ड बोला।
अरे यार हाँ कैट में नहीं आएंगे भाई कुणाल, देखो मेरा आपको लोगों को यही तो समझाने का तरीका है। आप मतलब देखो आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, आपका ये क्वेश्चन ही कितना गलत है, एंड दिस शोज दैट यू डिडंट लिसन टू मी केयरफुली राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब मैं आप लोगों को फिर से बता कि व्हेन आई टेल यू दैट फोकस ऑन दोस असाइनमेंट्स व्हिच आई गिव, उसके अंदर एक भी सिचुएशन ऐसी निकलती है क्या कि जहां पे मैंने आपको ये बोला कि यार ये दोनों सही हैं और मैंने आपको इस तरीके की चीज कराई है। उसी तरह से क्या मैंने कैट में आपको कोई भी क्वेश्चन करा के ऐसा बोला है कि यहाँ पे ये एम्बिग्युइटी है या यहाँ पे, हाँ एक दो में होती है, ठीक है, एग्रीड। एक क्वेश्चन निकला था पिछले साल 2021 में, उसको भी मैं कराऊंगा आपको, जिसमें कि दुनिया भी कह रही है कि इसने क्यों सही आंसर बताया, ये कोई भी नहीं जानता है, गलत आंसर है। इट इज वेरी वेरी एविडेंट। और सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारी साइट्स, सभी ने ये बोला है कि हाँ ये गलत आंसर। एक हुआ था, ठीक है, तो एक एक हो सकता है, लेकिन 6 5 6, मतलब इट इज अनहर्ड ऑफ। ओके, तो अब आप ये जो सवाल है आपका कि कैट में भी 6 6 गलत आएंगे बताओ, अरे नहीं आएंगे भाई। उसको कोर्ट जाने का कोई शौक नहीं है, उसको लोग घसीट के कोर्ट में ले जाएंगे अगर वो ऐसा करेगा। ओके, बोलिए अश्विनी। सर, क्वेश्चन 11 का ए बता दूं? हाँ, कोई उसका मतलब ही नहीं है, उसका क्या बता दूं आपको। उसमें पूछा है कि विच समराइजेज द बेस्ट आर्गुमेंट, तो वो कह रहा है कि क्या ये मेन आर्गुमेंट है क्या ये, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द सेंट्रल आर्गुमेंट, इज दिस द सेंट्रल आर्गुमेंट। तो इसमें क्या समझाऊं आपको, गलत ऑप्शन को क्या समझाऊं, ये बताओ। इसका कोई मतलब ही नहीं, आपने ए मार्क कर दिया था क्या? यस सर। अच्छा आप मुझे समझाओ, आपने ए क्यों मार्क कर दिया? लोकल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की बात हुई है क्या? लोकल किसकी बात हुई है बताओ मुझे, लोकल क्या है? व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट, टेल मी। लोकल इकोनॉमीज के बारे में। लोकल इकोनॉमी की बात हुई है यार, या लोकल कम्युनिटी की बात हुई है, ये बताओ। हाँ, सर दोनों ही है। अरे यार, अभी यार मैंने आपको जो मेन आर्गुमेंट बताया था, मेन आर्गुमेंट क्या था कि लोकल कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लोकल कम्युनिटी इज द पॉइंट यार, लोकल इकोनॉमी तो बाद में आती है। यस लोकल सर। कम्युनिटी का पार्ट है लोकल इकोनॉमी। ओके, लोकल कम्युनिटी इज द ब्रॉडर टर्म हियर टू बी यूज्ड। ये देखिए, हेल्थ ऑफ आवर लोकल कम्युनिटी इज फ्रंट एंड सेंटर, stable jobs, all of these are elements of prosperous societies. Neither global markets and all of these supply them, nor they undermine them. This them stands for local communities. आप गलत समझते हो, लोकल, ये लोकल कम्युनिटीज की बात हो रही है, उसकी लोकल इकोनॉमी की बात हो रही है कि जब एक फैक्ट्री बंद हो जाती है तो लोकल इकोनॉमी सफर होती है उस कम्युनिटी। तो लोकल इकोनॉमी तो इसका छोटा आइडिया है ना, लोकल कम्युनिटी इज द ब्रॉड आइडिया हियर, एंड यू कैन सपोर्ट इट बाय क्रिएटिंग गुड जॉब्स एंड सॉलिड कम्युनिटीज। तो इसमें लोकल, ये आप ये एनवायरनमेंट कैसे आप वहां कर देते हो, मुझे तो मतलब ऑनेस्टली डाउट होता है यार, व्हाई डिड यू इवन लुक एट दिस ऑप्शन, अनस्टेबल एनवायरनमेंट। यार आप वर्ड तो पढ़ो कम से कम वहां पे ठीक से क्या लिखा हुआ है वहां करने के पहले। चलो ओके, एनी अदर, किसी को और डाउट था? कैन यू Yes, sir. एक्सप्लेन डी एज वेल? Yes, sir. 12th का D part, sir. 12th. फंक्शनिंग ऑफ नेशन स्टेट्स में एंड अप adversely affecting the stability of local communities, ये तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे यार, ये देखो आप, ये sometimes markets and states undermine them, मतलब कि जो कंट्रीज होती हैं वो अंडरमाइन किसको कर सकती हैं समटाइम्स, किसको? लोकल कम्युनिटीज को। तो फंक्शनिंग ऑफ नेशन स्टेट्स में एंड अप एडवर्सली अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ लोकल कम्युनिटी, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, आया समझ में नहीं आया? Yes, sir. आ गया. ठीक है, और कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जा रहा हूँ, ये बता दूंगा कि बायलिंगुअल और मोनोलिंगुअल लोगों के बीच में स्टडी हुई थी कि बायलिंगुअल लोगों को क्या एडवांटेज है। तो उसके लिए शुरू में तो लग रहा था कि कुछ एडवांटेज है, लेकिन बाद में जो स्टडी करी डी ब्रोइन जो भी थे इन्होंने, तो इन्होंने पता लगाया कि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। 4 टास्क दिए गए, उसमें से 3 टास्क में कोई डिफरेंस नहीं था और एक टास्क में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा, लेकिन उस टास्क में भी उन्हें जब डीप किया तो उन्हें समझ में आया कि शायद उनका इट वॉजंट सो मच अ केस ऑफ स्विचिंग फास्टर एंड वॉज बीइंग स्लोअर। तो अब इसका मुझे कोई बहुत क्लियरली मतलब समझ नहीं आया है, लेकिन हाँ ये निकल के जरूर आया है कि इनको कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं, बायलिंगुअल लोगों को कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं। तो क्या फिर इज देयर नो सच थिंग? नो, इट इज जस्ट वन स्टडी। तो ये कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, बट इट एड्स फर्दर एविडेंस टू द आर्गुमेंट दैट बायोलॉजिकल एडवांटेजेस समटाइम्स ओवरस्टेटेड। लेकिन हाँ ये ओवरस्टेट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली दैट देयर इज नो एडवांटेज, बट
The advantage may be different from the way researchers have described it. As a phenomenon that helps children to develop their ability to switch between tasks and more broadly enhances their. तो ये कह रहा है कि कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज नहीं निकल के आई है, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि इनको कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। यस तनु। सर ये वाली जो लाइन है, बट ऑन डिगिंग डीपर, ये वाला लास्ट टू लाइंस, ब्रॉड आइडिया बताएंगे सर एक बार, सेकंड लास्ट लाइन से लास्ट लाइन। अरे भाई ये जो बोल रहे हो ना ये, यस सर, ये इसका मैं, यस सर, अरे भाई इसका जो आप बोल रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ द एग्जैक्ट टेस्ट और टास्क आई कैन नॉट से। ऑल आई कैन से इज दैट इन्होंने क्या किया, बायलिंगुअल और मोनोलिंगुअल के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए कोई टास्क दिए गए लोगों, ठीक है, उन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक में बायलिंगुअल लोग थे, एक में एक लैंग्वेज बोलने वाले थे। तो एक टास्क था साइमन टास्क, दूसरा था टावर ऑफ लंदन, और एक टास्क स्विचिंग पैराडाइम थी। तो ऐसे करके 4 टास्क बनाए गए। अब मैं देखो इसके उसमें घुसने से कोई मतलब नहीं कौन से टास्क, उन 4 टास्क में से 3 में कोई डिफरेंस नहीं। एक वाले में इनको लगा कि स्विचिंग वाला जो है उसमें कोई एडवांटेज है कि ये लोग जब शिफ्ट स्विच करते हैं शेप और टू कलर, कलर टू शेप, तो बायलिंगुअल जो होते हैं ये क्विकर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने और डीप में देखा तो ऐसा कुछ उन्हें समझ में आया कि इट वाजंट द केस ऑफ स्विचिंग। ये कोई मुझे इसका बहुत अच्छे से समझ नहीं आया था, मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आया कि डिगिंग डीपर दे फाउंड कि ऐसा कोई एडवांटेज नहीं, बस कि जो उन्हें लग रहा था पहले पार्ट से कि उन्हें एडवांटेज है, सेकंड पार्ट में उन्हें लग रहा है कि यार ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो फिर लास्ट में उसने कंक्लूजन निकाला है कि इज देयर नो सच थिंग एज बायलिंगुअल एडवांटेज, बोला नहीं ऐसा नहीं, ये तो भाई सिर्फ एक स्टडी है। और हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बायलिंग्विस्ट के एडवांटेज ओवर स्टेट किए गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई एडवांटेज नहीं है, कुछ कुछ एडवांटेज होते हैं। अल्ट में ये कंक्लूजन, समझ गए। गॉट इट सर। सर अगर इसको हटा के दे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, अगर ये 2 लाइन। मतलब मेरा मतलब यही है कि देखो इसके ऊपर एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि वो कितना कितना रिडिकुलस और कितना इलॉजिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है उन्होंने। मतलब आप अगर सिर्फ एक टास्क लिख रहे हो और उसमें ये स्विचिंग विचिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आदमी को ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये टास्क क्या है और क्या नहीं है और किस तरीके से वो लोग समझ लेते हैं, तो आप सबसे बड़े अव्वल दर्जे के मूर्ख दुनिया में, ठीक है ना। चलो अभी मैं आगे, अभी रुक जाओ। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज? सो मेन पर्पज ऑफ कोर्स ये नहीं है टू डिस्कस द एडवांटेजेस, पहले तो ये एस्टैब्लिश करना है कि होते भी है क्या बायलिंगुअलिज्म के एडवांटेज, ठीक है, प्रूफ भी करना उसका कोई पर्पज नहीं है। हाँ ये जरूर है टू डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बायलिंगुअलिज्म ऑन ब्रेन फंक्शंस, ये जरूर सही है, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। दिस इज अ वेरी क्लियर क्वेश्चन वेयर द आंसर इज बी, टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बायलिंगुअलिज्म ऑन ब्रेन फंक्शंस। किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। Why does Dugrin say you mark C, but why did you mark C? Proof नहीं नहीं, देखो यार प्रूफ करना थोड़ी पर्पज। देखो अब इसको देखो, theoretically speaking multiple languages may confer distinct advantages. Bilinguals do better in qualities like this. In 2012 Angela de Bruin pursued the link between this. Normally to test an edge you are going to this. तो इसने डेटा में देखा, तो डेटा में भी इसने देखा कि कुछ फुल पिक्चर नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद में शी इज इन रिफ्यूटिंग नोशन दैट देयर आर एडवांटेजेस बट एडवांटेज इज नीदर ग्लोबल नॉर परवेसिव। तो फिर से एक टेस्ट हुआ, इस टेस्ट में भी कुछ नहीं निकल के आया। तो ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ क्लियर कट वो नहीं है कि एडवांटेज है, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई एडवांटेज नहीं। ओके, थोड़ा बहुत एडवांटेज है कहीं ना कहीं पे, जैसे ये चिल्ड्रन को हेल्प करता है टू डेवलप देयर एबिलिटी टू स्विच बिटवीन एंड एनहांस देयर एग्जीक्यूटिव। तो टू प्रूव, टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअलिज्म ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि पहले तो ये प्रूव करो ना कि बायलिंगुअलिज्म से कोई फायदा होता भी कि नहीं होता है, फिर उसके बाद एडवांटेज बताओ। और प्रूव दैट दिस इज मोर एडवांटेजेस देन मोनोलिंगुअलिज्म, ऐसा प्रूफ करने का उसका पर्पस थोड़ी था, वो तो एक्सप्लोर कर रहा है, ही इज एक्सप्लोरिंग इट। डिफरेंट पीपल हैव ट्राइड टू प्रूव इट बट स्टिल द रिजल्ट्स आर इनकंक्लूसिव। तो अल्टीमेटली ही एंड अप सेइंग कि ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है ब्रेन फंक्शन पे, और वो बच्चों के अंदर जो बताया है, तो वो आप बी में कैप्चर हो जाए। Why does De Bruin say that maybe existing literature is not a full? ये देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इसमें कि ये देखिए आप,
So she combed about half the result to children, while half provided partial or incomplete refutation. ठीक है, तो data was insufficient. ठीक है, data was insufficient. The result of the experiment conducted was inconclusive. कोई C भी लगा सकता है, बट लेकिन वो कह रहा है मे बी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज नॉट अ फुल रिलायबल पिक्चर. ये क्यों कह रहा है? ठीक है, क्या लिखा था उसने? मे बी yes, maybe the existing literature is not a full reliable picture, so she combed this and ultimately half of this provided incomplete or half provided partial or complete. तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि ये कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि half provided support or other half didn't provide support, so you can say that data was insufficient. That is, he's saying full reliable picture existing literature नहीं. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. किसी को डाउट हो तो आई डोंट नो. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. अगर आपने इसका बायलिंगुअल और वो एरो वाला पढ़ा था तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत. अब इस पे आ गए, ठीक है. दिस इज एन अब्सर्ड क्वेश्चन और इसका आंसर इसने ये दे दिया, ये स्टडी दैट शो दैट इट इज नॉट एज एक्टिव एज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल्स. इसका क्या मतलब है यार? हम तो ये हमारा जो ये फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ है, फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं, मतलब कि ये जो डिफरेंस हमें लगा था, ये डिफरेंस लगा था, लेकिन डिगिंग डीपर वी फाउंड दैट देयर इज नो डिफरेंस. देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी, फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी एज पर फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ इज दैट there is no discernible difference between bilinguals and monolinguals. That means कि दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है. तो मोर एक्टिव और नॉट एज एक्टिव, और ये क्यों बोल रहे हो आप? आप ये बोल दो ना, स्टडी विच शोज दैट पार्ट ऑफ द brain was as active in bilinguals as monolinguals. This shows that both are at same level. आपने जो फिफ्थ में जो फाइंडिंग आई है वो क्या आई है? फाइंडिंग ये आई ना कि दोनों के अंदर सेम है. तो इज देयर नो सच थिंग एज बाइलिंगुअल एडवांटेज? इसी के बेसिस पे कह रहा है ना ये, क्योंकि 3 टास्क में तो सेम आ गया. देखिए 3 टास्क में देयर इज नो डिफरेंस. चौथे में इन्हें लगा था ऐसा, लेकिन बाद में कुछ और डीप किया तो इनको लगा नहीं नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में सेम है. फाइंडिंग ऑफ द स्टडी दोनों में सेम है. तो विच विल बी अ स्टडी दैट विल सपोर्ट द फाइंडिंग्स दैट दोनों में सेम है. तो दैट इज गिवन इन ए, बट दिस बगर हैज मार्क्ड बी, इजंट इट? एम आई राइट? Yes, इसने बी sir. मार्क किया है, तो क्यों मार्क किया भाई? मतलब was he high on something? Not as active, मतलब ये तो बोल रहा है कि bilinguals जो है not as active in bilinguals as compared to monolinguals, which means कि bilinguals पीछे हैं monolinguals. तो ये तो कुछ काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो गया, ये काउंटर इंट्यूटिव वाला. तो भाई ये मेरे समझ में नहीं आया. किसी के अगर समझ में आया हो कि ये आंसर क्यों आया तो समझा दो. Okay, so we found so many questions here which are at least beyond my comprehension. Maybe I'm not good enough to comprehend what these people have written, but at least I will not say this about cat, क्योंकि cat के जो questions हैं या जो भी passages होते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि यार ये मुझे समझ नहीं आया, या ये गधा है, या ये मूर्ख है, या इसने नहीं किया ऐसा. तो at least there I don't find this kind of a discrepancy. So at least I can say कि ठीक है यार, मतलब maybe जिसने भी ये बनाया is a wizard or something. चलिए, तो I think any closing remark or any point that anyone would like to make. तो अब मेरा सवाल आपको फिर यही है. अब आप कहेंगे कि सर इस तरह की आएगी तो क्या करें? भाई इस तरह की आएगी भी तो आपको मैंने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए जो आप अगर करते तो आप 99% फिर भी ले आते. ओके, हाँ ठीक है, चलो वो थोड़ा सा मे बी एग्जैजरेशन हो गया. 99 नहीं तो 95 तो ले जाते. आप अगर बीए में 5 क्वेश्चन सही कर देते, एडवर्ड साइड वाले में 4 में से 3 सही कर देते, और जो 2 एक और पैसेज पकड़ा है आपने उसमें से भी 2 सही कर देते, ठीक है, 2 एक तो सही कर ही देते. बायलिंगुअल में से मैंने 3 क्वेश्चन तो लॉजिकल बता दिया आपको. ये देखो बायलिंगुअल में ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, और ये भी ठीक था. एंड दीज वर इजी क्वेश्चन, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो ये 3 तो सही पकड़ सकते हो ना आप. तो 10-11 क्वेश्चन हो गए आपके. 10-11 क्वेश्चन आपने सही कर दिए होते तो आपके 95 परसेंटाइल तो आ ही जाते हैं. इसमें 95 से भी ऊपर आ जाते. ठीक है, तो इस तरीके से हैंडल करो उसको. मतलब इसमें ढेर मत हो जाओ, जैसे कई लोग ढेर हो गए. तो ढेर होने वाली बात नहीं है. ढेर क्यों हो जाते हो?
इस तरह के VA क्या हम क्लास में नहीं करते, वी जितने असाइनमेंट है इसमें पैराजंबल जो होते हैं इसी लेवल के होते हैं, बल्कि इससे थोड़ा डिफिकल्टी होते हैं कई बार। चलो ठीक है, वील डिस्कस मोर व्हेन वी डू आवर क्लास, बट सो लेट्स वाइंड दिस सेशन अप। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है जो अनुष्का को है मेरे एक असाइनमेंट में, जो कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है, जिसमें कि वो जो गाड़ी चला रहा है पी के, उसके साथ बैठे वाले को भी सजा दी जाएगी, ऐसा करके एक क्वेश्चन है। तो कई लोगों ने शायद गलत कर दिया, तो उसका एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट आई कैन गिव इट राइट अवे instead of doing it separately to each one. Let me just stop this session and do that and show you that question. Okay, so just hang on. Let me just stop this. Let me stop the recording here and